गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे देखिए, मान लीजिए वीक खत्म हो चुका है हमारा। तो हम चार्ट पे स्टडी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चाहो तो अपनी खुद की एक मार्केट लिस्ट बना सकते हो, जैसे निफ्टी सेक्टर के नाम से। ठीक है। मार्केट लिस्ट कैसे बनती है आपको पता ही होगा, सबको पता है। ठीक है। मार्केट वॉच में जाके लोकल और ग्लोबल आप कर सकते हैं। ग्लोबल आप करते हैं तो वही सेम लिस्ट आप अपने स्मार्टफोन में भी देख सकते हैं। वही सेम लिस्ट आप अपने सिस्टम पे भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिस्ट बना रखी है अपनी। ठीक है। सबसे पहले मुझे देखना है कि कौन से सेक्टर के अंदर सबसे बेस्ट जो चीज है वो होने वाली है, या वो कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो डिमांड जोन में आने वाले हैं, जिन्होंने नया डिमांड फॉर्म किया है, कौन से सेक्टर के साथ में मैं अपने स्टॉक्स में मूव हो सकता हूँ। तो जैसे मान लीजिए परसेंटेज से मैंने चेंज किया, तो मैं निफ्टी आईटी से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले ओवरऑल स्ट्रक्चर चेक कैसे करता हूं मैं, ईएलई का जोन देख के। ठीक है। मैं हाफ एलई पे जाऊंगा पूरा स्ट्रक्चर समझने के लिए। अब मुझे दिख रहा है कि प्राइस एक बुलिश मोमेंटम में है, जिसका सप्लाई जोन का एरिया इस पॉइंट पे होगा। क्वार्टरली पे आऊंगा, मैं देखूंगा कि प्राइस कहाँ चल रही है, हमारे इस बेस कैंडल वाले डिमांड जोन से। यानी कि प्राइस मेरे क्वार्टरली के डिमांड जोन चल रही है। क्वार्टरली के साथ साथ मैं मंथली का भी कह सकता हूँ। ठीक है। जब प्राइस यहाँ पे आई थी, इसके बाद में प्राइस ने यहां तक का अप गई, दोबारा से डाउन आई, और इस पॉइंट से यानी कि एक ब्रेकआउट निकालते हुए प्राइस अप साइड में जा रही है। मेरा मेन सप्लाई जोन यहाँ पे है एज पर हाफ एली। और मंथली पे बात करूं तो मेरा एक पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है। वीकली पे आता हूँ। तो वीकली का जब मैं स्ट्रक्चर देखूंगा, तो यहाँ पे भी सप्लाई जोन बेस्ट है और ये सप्लाई जोन भी बेस्ट बेस्ट है। ठीक है। अब मुझे पता है कि इस प्राइस को किसका सपोर्ट है, बताओ आप मुझे। किस एरिया का ज्यादा सपोर्ट है। यस, मंथली और हाफ एली डिमांड जोन का। यानी कि ये स्टॉक मुझे सजेस्ट कर रहा है कि इस प्राइस के अंदर एरिया ऑफ द बाइंग है वो बड़े टाइम फ्रेम की है, विच इज मंथली एंड हाफ एली। तो यानी कि जब भी स्टॉक्स में प्राइस मेरे डिमांड जोन में आएगी तो मैं उसमें एंटर करूंगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है इस पर्टिकुलर सेक्टर को। अब इसमें दो ऑप्शन बन सकते हैं गाइस। दो ऑप्शन कैसे, जैसे एक सप्लाई जोन हमारा यहाँ वाला पॉइंट है, और एक सप्लाई जोन का पॉइंट है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है। अब कंडीशन नंबर फर्स्ट, अगर मैं वीकली को देखूं तो इस एरिया ने कोई ना कोई सप्लाई जोन को तोड़ा है। अब मैं इसको पूरी स्ट्रक्चर को देखता हूं तो मुझे पता लगा कि इस पॉइंट के आसपास प्राइस बार बार रुक रही थी और डाउन आ रही थी। ठीक है। अब प्राइस ने इस वाले मूवमेंट को तोड़ दिया, एक हिसाब से मैं यह भी कह सकता हूं कि एक वीकली के सप्लाई जोन को ब्रीच कर दिया। ठीक है। यानी कि मेरे पास में जो डिमांड जोन है आज की तारीख में निफ्टी का, आईटी का, वो एक पॉइंट तो यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे। यहां तक सबको क्लियर है। किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एसीपीएल, आपने अपना नाम क्या है आपका। यू हैव मेंशन द गेस्ट ऑफ एसीपीएल। टेल मी द नेम। रमेश, ओके। ऑलराइट, ठीक है रमेश। अब हमें पता है कि हमारे पास में आज की तारीख में निफ्टी आईटी में डिमांड जोन है दो, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। ठीक है। अब प्राइस में क्या सिनेरियो हो सकते हैं। ठीक है। हो सकता है कि प्राइस यहां से डाउन आ जाए, पहला सिनेरियो। और हो सकता है कि प्राइस इस पॉइंट पे जाके इस वाले सप्लाई जोन से डाउन आ जाए। दोनों केस में हम इन दोनों डिमांड जोन को डील कर सकते हैं। ठीक है। अगर यहां से आती है तो भी बेस्ट है, और सप्लाई जोन से आती है तब भी बेस्ट है। क्यों, अगर मैं मंथली के टाइम फ्रेम को देखूंगा, ठीक है, अभी मंथ क्लोज नहीं हुआ है, तो प्राइस कहीं ना कहीं मंथ में यहां तक पहुंचेगी। एक हिसाब से इसी जोन ने मंथली के प्रीवियस जोन को भी तोड़ा है। ठीक है। तो यानी कि दोनों सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में एक अच्छी क्वालिटी का वीकली का डिमांड जोन रहेगा यहाँ पे। डेली टाइम फ्रेम पे चेक करना है कि बेस्ट कौन सा है। अब देखो, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल प्राइस यहाँ से चल रही है, और मेरे पास में दो डिमांड जोन है जो कि मैंने लोकेशन मार्क की है। ट्रेंड मेरा अभी सजेस्ट कर रहा है अप। अब मुझे एट द टाइम ऑफ जोन एंट्री मुझे देखना पड़ेगा कि ट्रेंड मेरे को कहाँ पे बताएगा। अगर मान लीजिए ट्रेंड अप होगा तो मैं इसमें कंफर्म एंट्री लेने वाला हूं। उसके साथ साथ में आप लोग बताएं हम और क्या चीज चेक करेंगे।
क्योंकि अब हम सेक्टर वाइज ही स्टॉक्स निकालेंगे, जिससे क्या होगा, सेक्टर के साथ तो आपको पता, लास्ट क्लास में बताया था कि जो कैंडिडेट सेक्टर के साथ में अगर अपने स्टॉक्स को फाइंड आउट कर रहा है, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दी अदर कैंडिडेट जो सिंगल स्टॉक्स को देख रहा है। ठीक है। हाँ, सिंगल स्टॉक्स में भी आते हैं ब्रेकआउट, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है जब हम किसी स्टॉक को सेक्टर के साथ में लेते हैं। ठीक है। अब मुझे जाना है निफ्टी आईटी पे। ये रहा। ठीक है। मैं यहाँ पे भी क्या करूंगा, मेरा डिमांड जोन को मार्क करूंगा। ठीक है। डिलीट, रिमूव और ड्राइंग्स। ठीक है। मैंने पहला, ओके, इंडिकेटर्स भी चले गए हैं, लेट में मार्क द इंडिकेटर, सपोर्ट, स्टिक्स। ठीक है। मैंने ये वाला जोन मार्क किया था, यहां से लेकर यहां तक, और ये वाला। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे मुझे देखना है। अब आप देखो, डेली टाइम फ्रेम पे जो जोन की स्टार्टिंग्स है वो कहां से हो रही है, एक हिसाब से देखा जाए। देखो, लेगिन वन, लेगिन के साथ में क्या है, सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल्स और फिर लॉकआउट। ठीक है। यानी कि अगर मैं इसमें अग्रेसिव ट्रेडिंग प्लान करूं, आपको पता है कि जब मैंने बताया था कि सिग्निफिकेंट, जब गैप के साथ में बेस कैंडल हो उसके बाद में लेग आउट हो, तो यहाँ पे हम हमारी एंट्री लाइन को मूव कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मैं इस स्टॉक्स की बाइंग बनाऊंगा इस पॉइंट से, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, ब्लू से ब्लैक। ठीक है। यानी कि मुझे पता है यहाँ पे मेरा सपोर्ट भी है, सपोर्ट के जस्ट पास पे मेरा क्या है, डिमांड जोन। तो मैं मेरी एंट्री इसके यहाँ भी रख सकता हूँ और यहाँ भी रख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे पास में वीकली का एक बहुत क्वालिटी का सपोर्ट पॉइंट है इस पूरे एरिया के अंदर। ठीक है। अब होगा क्या गाइस, ये मेरी जोन की मार्किंग होगी पहले यहां से लेकर, और इस कंप्लीट एरिया को भी मार्क कर सकते हो, क्योंकि इस जोन को जैसे खत्म होगा तो दूसरा जोन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आप यहां से लेकर यहां तक, ये कंप्लीट आपके पास में निफ्टी आईटी का एक जोन होगा। ठीक है। अब पॉइंट समझना, सेकंड मेरा जो डिमांड जोन मैंने मार्क किया था वो कौन सा था, दिस वाला पॉइंट। इसका मैं करता हूं पर्पल से एक बार दिखाने के पर्पज से आपको। डे पे गया, ये वाला पॉइंट, अगर आप लॉजिकली देखोगे तो ये टेस्टेड है, राइट। ये टेस्टेड है, अगर लॉजिकली आप देखोगे तो ये टेस्टेड डिमांड जोन है। कि अब क्वालिटी वाइज में बात करूं ना, तो मेरा पहला प्रायोरिटी यही डिमांड जोन रहने वाला है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे तो क्लियर पिक्चर दिख रही है, बट छोटे टाइम फ्रेम पे हम क्यों जाते हैं, कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन क्यों करते हैं, ताकि हमें एक्यूरेट पता लगे कि किसी कैंडल ने प्रीवियस किसी कैंडल को टच करके तो नहीं गई। अगर मान लीजिए कंटिन्यूसली ऐसे कैंडल जाती तो ये जोन टच नहीं होता। तो अभी के लिए एज पर रूल्स, अगर इसकी मैं मार्किंग करूंगा ऐसे करूंगा, और ये टेस्टेड है, बट ये कह सकता हूं कि ये वाला फ्रेश है, राइट। तो अब क्या करना है हमें निफ्टी आईटी के अंदर, अब सिनेरियो सुनो आप। पहला सिनेरियो क्या बनेगा, मैं वीकली पे ही दिखाता हूं आपको, कि मान लीजिए आपकी प्राइस इस वाले एरिया में जाके आती है। ठीक है। हमें क्या देखना है, आने का फॉर्मेशंस। अगर कैंडल ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल के साथ में डाउन आएगी, तो हमें क्या करना है, इस जोन के अंदर जैसे ही प्राइस मान लीजिए ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल के साथ में डाउन होगी, तो हमारे दिमाग में एक इंडिकेशन आएगा कि प्राइस में क्या है, सेलिंग प्रेशर। तो हमें थोड़ा कैसे करना है, कैसी एंट्री लेनी है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव एंट्री के लिए हमें कहीं ना कहीं पता है कि मंथली का जोन भी बनेगा, जब मंथ एंड होगा तब भी बनेगा। अब सेकंड हो सकता है कि नेक्स्ट वीक से ही प्राइस आने लग जाए डाउन, तो हमें पता है कि प्राइस किसी सप्लाई जोन से आ ही नहीं रही है, तो ये डिमांड जोन डेफिनेटली चलेगा। यस, बिल्कुल प्रभात सही बोला, पहला डिमांड जोन हमें स्किप करना पड़ेगा। अब हमें एंट्री की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मान लीजिए प्राइस अगर हैवी सेलिंग प्रेशर से डाउन आएगी, तो मुझे पता है कि प्राइस मंथली के जोन में आएगी। तो आप देखोगे मंथली का जो जोन का एरिया है, वो देखिए यहां से लेकर यहां तक भी है, और इसके डाउन साइड में भी है, तो यानी कि पूरा एरिया है यहां से यहां तक का। तो हमें कौन सा पॉइंट मार्क करना होता है, ओरिजिन। और अगर आप देखोगे वीकली पे, तो इसका ओरिजिन पॉइंट मिलेगा आपको ये वाला। तो जब भी सेलिंग प्रेशर तेज होगी, तो प्राइस का वेट करो यहाँ पे आने का, और सेलिंग प्रेशर तेज नहीं हुआ तो आप यहीं से अग्रेसिव एंट्री लेके लॉन्ग हो सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अब आपके देखना हर चीज जल्दी जल्दी क्लियर होगी चीजें, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 80-85% कोर्स कवर कर चुके हैं। आज कुछ चीजें पढ़ेंगे जो कि और एडवांस लेवल है, एल्गो ट्रेडर सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में कैसे यूज करना है, वो भी आपके लिए बेनिफिट है। जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं मेरे से।
तो एज पर एलओटीएल जो मार्किंग होगी ना इस जोन की होगी लाइक दिस, ये होगी इस जोन की परफेक्ट मार्किंग। इन दोनों जोन को कंबाइन करते हुए मैं जोन को मार्क करूंगा। जैसे ही प्राइस मेरी इस जोन में आएगी, मैं सबसे पहले चेक करूंगा निफ्टी आईटी के स्टॉक्स, कि कौन कौन से स्टॉक्स मंथली के जोन में आए होंगे, कौन कौन से स्टॉक्स अपने वीकली के डिमांड जोन में आए होंगे। ठीक है, थ्योरी उन सब के लिए भी सेम रहने वाली है। ऐसे नहीं कि सेक्टर की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो सेक्टर की थ्योरी अलग होगी स्टॉक्स की, नहीं। जैसे ही सेक्टर्स मेरा डिमांड जोन में आएगा तो हमें फटाफट से निफ्टी आईटी के स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा स्टॉक सेक्टर के साथ में डिमांड जोन में आया है या ऑलरेडी डिमांड जोन में है। जो ऑलरेडी डिमांड जोन में है उसमें भी हम एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, और जो नहीं है, जो आ रहा है, तो उसके साथ भी हम डिमांड जोन में एंट्री बना सकते हैं। यहां तक सबको क्लियर है गाइस? लास्ट टाइम आपने कहा था कि अगर सप्लाई जोन टच होके आए प्राइस तो हमें पहले डिमांड जोन स्किप करना है। और हाँ, पहला डिमांड जोन कौन सा स्किप करना है, अब जैसे हमें पता है, एक लाइन शायद आपने मिस कर दी। अब ये मंथली के डिमांड जोन से आ रही है प्राइस। ठीक है, सुनना आप, मंथली के सप्लाई जोन से आ रही है, सॉरी। अब आप बताओ गाइस, जब प्राइस यहाँ पे जाएगी तो जरूरी थोड़ी है कि सीधी सीधी कैंडल बना के जाए, हो सकता है कि यहाँ पे भी आपको एक डिमांड जोन बना दे। पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है। यानी कि सप्लाई जोन के नियरेस्ट ही अर्जुन खड़ा हो तो अर्जुन के हारने के चांसेस हैं। मैंने ये पॉइंट जब कहा था कि अगर मान लीजिए प्राइस किसी सप्लाई जोन से डाउन आ रही है तो नियरेस्ट छोटे टाइम फ्रेम का डिमांड जोन, फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं कि डेली पे, अब डेली पे मान लीजिए यहाँ पे कोई डिमांड जोन मिलता है इस पॉइंट पे, तो आपको उसको स्किप भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि मंथली का यानी 100 किलो का बंदा अगर 60 किलो पे आएगा तो ऑब्वियसली बात है वो दबेगा। तो हमें प्राइस में जो नियरेस्ट डिमांड जोन है उस पर थोड़ा सा कम फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे क्या होगा, हाई सेलिंग प्रेशर। और मान लीजिए इस वाले डिमांड, यहाँ पे कोई डिमांड जोन क्रिएट होता है इस पॉइंट पे, क्योंकि फ्यूचर में प्राइस एक्शन क्या होने वाला है हमें पता नहीं है ना। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई डिमांड जोन क्रिएट होता है जो इस पूरे रेंज को तोड़ के आता है, तो ये डिमांड जोन बेस्ट है, क्योंकि इस डिमांड जोन ने पिछला सप्लाई जोन तोड़ा है, फिर उसके साथ में उसका सेलिंग प्रेशर देख लो। मतलब कि जब भी प्राइस किसी मंथली के सप्लाई जोन में जाएगी तो उससे जस्ट नियरेस्ट वाला डिमांड जोन हमें छोड़ना होगा, वीकली का और डेली का, हम अग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? प्रभात आपको क्लियर हुआ? ठीक है, अब मैं आता हूँ सेकंड निफ्टी प्राइवेट बैंक में। अब आप देखो ये ऑल टाइम हाई की तरफ ही चल रहा है। ठीक है, वीकली पे देखूंगा तो ऑलमोस्ट इसकी क्लोजिंग होने वाली ही हो गई है वैसे तो लॉजिकली तो। डेली पे मैं देखूंगा तो देखो 20 कैंडल बनी है। अब देखते हैं कि आगे आने वाली कैंडल्स क्या बनेगी। अब मान लीजिए आगे आने वाली कैंडल्स बनती है बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो आपके पास में वीकली का आप देखोगे, यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट 1 2 3 4 यहां तक का कंप्लीट इतना बड़ा डिमांड जोन है आपके पास में। ठीक है, बट हमें देखना है कि हाई पॉइंट को किसने तोड़ा। अब फॉर एन एग्जाम्पल, यहां से प्राइस एक अच्छी दो कैंडल्स बनाती है डेली पे, तो ये भी आपकी अग्रेसिव ट्रेडिंग हो जाएगी। यहाँ आपको देखना है टाइम फ्रेम 75 मिनट पे जाके आप देखो ट्रेंड अपॉन चाहिए, 15 मिनट पे जाके आप एंट्री प्लान कर सकते हो अग्रेसिव। ठीक है, अगर आप डाउन साइड में देखोगे ना तो कोई भी डिमांड जोन फ्रेश नहीं है, सब एक दूसरे से टेस्टेड होके ही चले हैं। ठीक है, तो निफ्टी प्राइवेट बैंक में जो क्वालिटी है, अभी जो ग्राफ्स की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी निफ्टी आईटी में थी। ठीक है, तो जब भी आपको ग्राफ की क्वालिटी अच्छी नहीं लगे, डिमांड जोन की क्वालिटी अच्छी नहीं लगे, उसको छोड़ दो उस सेक्टर को। ठीक है, निफ्टी फार्मा, अब फॉर एन एग्जांपल कि फार्मा इस वीकली के यहां तक एंटर हुआ है, अभी क्लोजिंग नहीं दी है, तो जब तक इस पॉइंट पे क्लोजिंग ना होके हमें कोई क्वालिटी का, ठीक है, डिमांड जो नहीं मिलता तो हम निफ्टी फार्मा में पैसा नहीं लगाएंगे। हाँ, अब मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल कि प्राइस यहाँ थी, अब जब प्राइस यहाँ थी निफ्टी फार्मा में, हमें पता है कि यहाँ से एक अग्रेसिव एंट्री बनी है, प्राइस ने ऑल टाइम हाई का जो 15,000 का लेवल था उसको तोड़ा था इस डेली के डिमांड जोन ने। ठीक है, प्राइस एकदम स्लो सेलिंग प्रेशर के साथ में आई। अब मान लीजिए कोई ऐसा स्टॉक था मेट्रोपोलिस। ठीक है, अब उस टाइम मेट्रोपोलिस की बात करूं, ये खुद डिमांड जोन में आ गया था। अब ये कब आया था, ये आया, मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 21 अगस्त या 24 अगस्त के बीच में आया। निफ्टी फार्मा में देखो ये कब आया, वही 25 अगस्त को। तो देखिए सेक्टर मेरा डिमांड जोन में आया, अग्रेसिव ट्रेडिंग थी, और वही मेरा जो मेट्रोपोलिस था वो भी अपने डिमांड जोन में आ गया। क्लोजिंग कॉन्सेप्ट वही है, देखो जो निफ्टी आईटी में देखो निफ्टी आईटी का इसका जो परफॉर्मेंस है वो सेम ही हुई है। देखो
ये निफ्टी आईटी का आपने जब चार्ट खोला था तो देखो इसने भी वही रेंज को तोड़ा है, यहाँ पे बनी है। और सेम मेट्रोपोलिस के अंदर भी देखो ऑलमोस्ट सेम चार्ट बना है। ठीक है, तो बस सेलिंग अब देखो नियरेस्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इतनी बड़ी कैंडल्स थी तो ऑलमोस्ट इसके बराबर ही बनी है। छोड़ दो, बस क्लोजिंग वाले फोकस करो, आपको अपना जोन मिलेगा 100%। तो निफ्टी आईटी में मैं लॉन्ग हो सकता हूं अगर मेरे को स्टॉक्स यहां से डाउन आता है छोटी छोटी बेस कैंडल बना के, तो मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी ये वाला जोन। ठीक है, समझ में आगे सबको। निफ्टी फार्मा अग्रेसिव ट्रेडिंग थी, अग्रेसिव के साथ में कैसे मेरे को मेट्रोपोलिस के अंदर एंट्री मिली थी, तो ये इसका पॉइंट था। चार बेस कैंडल और कंटिन्यूसली लेगआउट कैंडल्स थी इसके अंदर। ठीक है, निफ्टी फिनसर्व देख लेते हैं। अब ये कहां पे चल रहा है गाइस, मैं कह सकता हूं कि सप्लाई जोन में चल रहा है। तो इस फाइनेंस के स्टॉक्स में तो अभी हम पैसा लगा ही नहीं सकते, क्योंकि फाइनेंस के स्टॉक्स में क्या पैसा लगाया होगा हमने, मैं कह सकता हूं 16 अगस्त या 18 अगस्त के आसपास। अभी क्या है, स्टॉक्स बेचने का टाइम है, हमें पता नहीं है कि सप्लाई जोन इतना पावरफुल हो। देखा जाए तो इसने यहां से इसको भी तोड़ा, बट ये क्वालिटी का नहीं था क्योंकि इसकी विक देखो। ठीक है, अब मान लीजिए प्राइस यहां से डाउन होता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जिन बंदों ने यहां से लॉन्ग किया है वो अभी फाइनेंस के स्टॉक से एग्जिट हो रहे होंगे। ठीक है, निफ्टी पीएसयू भी किसी ने पूछा था। अब आप देखो निफ्टी पीएसयू का ऑल टाइम हाई की तरफ चल रहा है, ये मंथली कैंडल बन रही है। मैं पर्सनली ही चाह रहा हूं कि मंथ की कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने। अगर मंथ की कैंडल स्ट्रॉन्ग बन गई तो मेरे पास में ये लेवल होगा सबसे अच्छे क्वालिटी का। अब इसके अंदर मुझे क्या देखना पड़ेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जहां भी मुझे अलाउड करेगा, देखो पहले यहाँ पे भी है, लेकिन क्या है, हमारे मार्क जोन है, जो लोकेशन है इसके ऊपर है। ठीक है, यहाँ भी अर्जुन है और इसके अंदर भी अर्जुन है मेरे पास में। ठीक है, अब मुझे क्या देखना पड़ेगा, मार्केट का सेलिंग प्रेशर। बस सेलिंग प्रेशर देखो और अर्जुन के साथ में एंट्री बनाओ। तो पीएसयू बैंक को मैं पर्सनली ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ इसकी क्लोजिंग, वैसे वीक पे तो हो चुकी है। अब मेरे को देखना है कि नेक्स्ट वीक पे मान लीजिए अगर यहाँ से रेड कैंडल बन गई डाउन साइड की, तो कहीं ना कहीं मंथली पे ये कैंडल भी यहाँ तक आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं क्या बन जाएगी, बेस कैंडल। इसलिए मैं चाहता हूं कि मंथली की जो कैंडल इसकी अच्छी क्लोजिंग होती है, तो पीएसयूस में वापस से मौका मिलेगा हमें लॉन्ग होने का। ठीक है, निफ्टी बैंक सेम सिनेरियो है फिनसर्व की तरह, ऑलमोस्ट अपने हाई को तोड़ने का वेट कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि जिन कैंडिडेट ने मान लीजिए यहाँ से, शायद हम जब क्लास ले रहे थे मैंने बताया भी था कि यहाँ से चलने का रीजन क्या है, तो यहाँ पे एंट्री बनी थी 18 अगस्त के आसपास। तो अभी तो एग्जिट करने का टाइम है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। बस सप्लाई जोन पे जाके एग्जिट करना स्टार्ट कर दो, फिर वेट करो। यहाँ से कैंडल बनती है तो हमारे पास में देख लो वीकली पे कौन सा डिमांड जोन बन रहा है, मतलब कि सप्लाई जोन में जाके हमें स्टॉक्स को बेचना है और फिर वेट करना है उसकी क्लोजिंग का। क्लोजिंग होती है तो हमारे पास में न्यू फॉर्म डिमांड जोन मिल जाता है, नहीं होती है तो हम तो सबसे सेफेस्ट मार्केट से एग्जिट हो गए। निफ्टी की बात करता हूँ। अभी देखो निफ्टी के अंदर भी ये हाई पॉइंट था यहां तक का, ये वीकली पे जाओ और डेली पे आओ। अब मैं खुद पर्सनली चाह रहा हूँ कि जो निफ्टी की क्लोजिंग भी मंथ की एक अच्छी 16 तारीख को देखो हो चुकी है, मैं चाहता हूँ 2 वीक और सस्टेन कर दे अच्छी कैंडल के साथ में 20,500 तक या 600 तक। तो मेरे पास में यहाँ पे डेली पे एक क्वालिटी का जोन होगा जो ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा। ठीक है, अब वो देखना पड़ेगा कि जाएगा कैसे, इसके जाने का तरीका हमें चेक करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अच्छी कैंडल के साथ में जाता है तो हमें पता है कि इस पॉइंट के अंदर एक जोन क्रिएट होगा ही होगा। फिर हमें देखना पड़ेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मूव होंगे, प्राइस एक्शन भी थोड़ा मूव करेगा, तो एट द टाइम ऑफ एंट्री हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इंडिकेटर्स हमें सपोर्ट कर रहा है। हेल्थ केयर के देखो सेम सप्लाई जोन में है, अभी कुछ टाइम नहीं है इसमें इन्वेस्ट करने का। ये स्टॉक्स हैं, इन्फोसिस को छोड़िए आप। निफ्टी इंफ्रा ये भी ऑल टाइम हाई चल रहा है। कमोडिटीज के स्टॉक्स ये भी ऑल टाइम हाई पे है। निफ्टी मीडिया, अब आपको बताया था कि निफ्टी मीडिया में हम यहाँ से लॉन्ग है। ठीक है, अब आप देखो इस सप्लाई जोन में प्राइस है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब प्राइस यहाँ गई तो इस सप्लाई जोन को भी तोड़ा है ना, तो देखते हैं किसने तोड़ा है। अब आप देखोगे अभी आपने क्वेश्चन किसने उठाया था, प्रभात ने। प्रभात देखिए मंथली के सप्लाई जोन का नियरेस्ट डिमांड जोन कौन सा है, ये वाला, राइट। तो मेरे को इस वाले डिमांड जोन में डील नहीं करनी। देखो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया यहाँ पे। अगर मैं डील पे जाऊंगा तो इस वाले एरिया में जाऊंगा या फिर इस वाले एरिया में जाऊंगा। ठीक है, नियरेस्ट मैं डील नहीं करूंगा। मान लीजिए मैंने अगर इस एरिया को मार्क किया यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, तो डेली पे देखना है। अब देखो डेली पे मेरे पास में जो एरिया मिलेगा ये वाला पॉइंट मिलेगा, बट इसमें अगर आप कंफ्यूज होंगे इस लैगिंग कैंडल को लेकर कि ले ना ले, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो कि यहां देख रहे हो बड़े टाइम फ्रेम पे कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ इसको लैगिंग लूं या सबको बेस कैंडल लूं, बट आप देखोगे ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग में मैंने बताया था कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर चेक कर लो कि बेस कैंडल आपको आराम से मिल जाएगी। बस निफ्टी मीडिया पे जाना है, सीएनएक्स मीडिया, यहाँ जाओ।
इंडिकेटर बार बार में हट रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो भले ही यहाँ पे सपोर्ट है, आप देखो ये वाला जोन हमने मार्क किया था और एक मैंने ये वाला जोन बताया था, सपोर्ट कौन से जोन में है, इस वाले पॉइंट में। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ है और एक जोन मैंने यहाँ मार्क किया था, तो डेली पे देखता हूँ इस पॉइंट पे क्या सपोर्ट मिलेगा मेरे को। अब देखो मिल गया ना सपोर्ट, तो मैं यहां से यहां तक की डील आराम से कर सकता हूँ इस स्टॉक के अंदर। तो यानी कि वीकली का अगर मैं बात करूं निफ्टी मीडिया में, तो मैं इन दोनों लेवल को कंबाइन भी मार्क कर सकता हूँ लाइक दिस, या फिर मैं सीधा इसको ही मार्क करूंगा तो भी चलेगा। अब लॉस क्या पॉइंट है कि जैसे मान लीजिए इसको स्टॉप लॉस करेगा प्राइस और वापस इससे चल जाए, तो इससे बढ़िया है कि आप इसको ऐसे मार्क कर लो, जैसे ही प्राइस आपके जोन में एंटर करे आप फाइंड आउट करने स्टार्ट कर दो कि कौन कौन से स्टॉक्स निफ्टी मीडिया के अच्छे डिमांड जोन में है। हाँ ये वाला अग्रेसिव तो होगा ही होगा, बट बहुत ज्यादा, क्योंकि इसकी इसने कुछ अचीवमेंट नहीं किया ना। अग्रेसिव डिमांड जोन कौन सा लेते हैं हम वीकली पे, जिसने किसी सप्लाई जोन को तोड़ा हो। क्लोजिंग कॉन्सेप्ट है क्या इस जोन की, बताएं आप सभी, बताएं क्या इस जोन की क्लोजिंग कॉन्सेप्ट। तो बिना क्लोजिंग कॉन्सेप्ट के तो जोन चाहे अग्रेसिव हो चाहे कंजर्वेटिव हो लेना ही नहीं है, क्लोजिंग मस्ट है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि जो भी प्राइस सप्लाई जोन के पास में जोन होता है, ठीक है, इसको हमें कंसिडर नहीं करना है क्योंकि इनकी क्लोजिंग्स नहीं होती है। ठीक है, इनकी होती है तो हम इसको हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो आने वाले समय पे अगर मान लीजिए कैंडल के साथ में देखो डाउन आएगा तो इस एरिया से प्राइस 100% चलेगी, तो उस टाइम पे मैं निफ्टी मीडिया में और जो भी स्टॉक्स आएंगे मैं उसमें लॉन्ग रहूंगा। ठीक है, निफ्टी मेटल आप देखोगे ऑल टाइम हाई के पास ही सस्टेन कर रहा है, वेटिंग कि मंथ की क्लोजिंग अच्छी हो। लेट्स सी क्लोजिंग कैसे होती है, क्योंकि ये अपने हाई पॉइंट के आसपास ट्रेड कर रहा है जिसकी क्लोजिंग अभी तक नहीं हुई है, बेस कैंडल्स ही बन रही है। तो देखेंगे हम आगे आने वाले वीक में क्या कैंडल्स रहती है। निफ्टी एनर्जी कहाँ पे है, सप्लाई जोन में। कुछ भी ट्रेड इस सेक्टर के कोई भी स्टॉक्स में हम ट्रेड नहीं कर सकते, कुछ भी ट्रेड नहीं बनेगी अभी। मैं वेट कर रहा हूं पर्सनली इस एरिया को टूटने का। रियल्टी अब देखो रियल्टी भी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, वेटिंग किस चीज का है कि एक बार एक अच्छी कैंडल बन जाए मंथली की। देखो बड़े टाइम फ्रेम्स, अब जैसे मान लीजिए क्वार्टरली की क्लोजिंग मत देखो, आप मंथली की क्लोजिंग देखनी है। क्वार्टरली तो हम इसलिए देखते हैं कि प्राइस का मूवमेंट चेक करने के लिए, कैसे कि प्राइस ने यहाँ गई, यहाँ आई, यहाँ गई, यहाँ आई, यहाँ गई, तो एकदम जो ओरिजिनल पॉइंट आप फाइंड आउट कर सकते हो ना, तो क्वार्टरली के साथ में मिलता है तो सबसे बेस्ट है। जैसे मान लीजिए ये आपने मार्क किया क्वार्टरली का, उसकी क्लोजिंग होगी फॉर एन एग्जांपल, तो आप मंथली पे आओगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको मंथली पे यही जोन मिलेगा ऑटोमेटिकली। अगर इसकी क्लोजिंग हो गई तो ये कौन सा हुआ अग्रेसिव और ये कौन सा हुआ कंजर्वेटिव। समझ में आया, अग्रेसिव प्लस क्लोजिंग कॉन्सेप्ट, क्लोजिंग कॉन्सेप्ट के साथ में मेरा ट्रेंड अप होना चाहिए। बस ये हमें चीज चेक करनी है, और हाँ डेली पे बेस्ट सेटअप मिलेगा तो ही हम इसको बाय कर सकते हैं। निफ्टी एफएमसीजी, एफएमसीजी भी क्या है देखिए, अभी तक कोई भी स्टॉक का अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है। अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं तो लास्ट इसी पॉइंट पे क्लोजिंग है जो यहीं से मूव हुई है, अभी तक इस स्टॉक्स में कुछ भी नहीं बना, सब बेस बेस कैंडल्स है। अब देखो अब वीकली का ये डिमांड जोन का एरिया है, इस पॉइंट से डेली पे आप देखोगे यहाँ पे है। ठीक है, बट क्वालिटी वाइज आप देखोगे तो आपको खुद को नहीं लगेगा कि क्या मैं ऐसी क्वालिटी में डील कर सकता हूँ। तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि वीकली का डिमांड जो है तो ये यहाँ चल रहा नहीं, अगर क्वालिटी नहीं मिली है मुझे तो मैं कोई भी सेक्टर के में डील नहीं करूंगा। क्लियर है यहाँ तक। देखो गाइस एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये एकदम सच है कि ऑनेस्टली मुझे कोई नहीं लगता कि जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी ट्रेडर चाहे मैं ही क्यों ना हूं, मैं आपको मार्केट सिखा सकता हूँ। ठीक है, मैं शुरू से कहता आया हूं चीज, मार्केट को सीखना है तो आपको अपनी प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, रूल्स मैंने क्लास का सबसे मेन पॉइंट एक चीज बोली थी, जो जितने भी ट्रेडिंग रूल्स मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये तो काम करते हैं 30% या 40%, तो सबसे ज्यादा चीज क्या काम करती है बताओ। हम इस कोर्स को पढ़े थे तो स्टार्टिंग्स में मैंने क्या बोला था, यस साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उस टाइम आपकी साइकोलॉजी ऑफ द माइंड क्या कह रहा है आपको, आप इस स्टॉक्स में क्या साइकोलॉजी यूज कर रहे हैं कि कैंडल्स कैसे आ रही है, डाउन आ रही है, प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग। मान लीजिए यहाँ पे कोई डिमांड जोन है, तो जब डिमांड जोन में प्राइस आ रही है तो आपकी क्या साइकोलॉजी क्या चेक करेगी, रैंडमली थोड़ी बाय कर लोगे आप, ये तो देखोगे ना प्राइस का सेलिंग प्रेशर।
तो पूरा गेम ही आपकी साइकोलॉजी का है, और साइकोलॉजी कैसे डेवलप होती है? चार्ट की प्रैक्टिस से। जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं तो आपको सिर्फ रास्ता बता रहा हूँ, सिखाएगा तो आपको ये पूरा मार्केट ही। गिरोगे खड़े होगे, गिरोगे खड़े होगे, गिरोगे खड़े होगे। जब छोटा कोई बच्चा जब 1 साल का होता है, जब गिर गिर के चलना सीखता है, तो अपना बैलेंस बनाना सीखता है वो लाइफ में, राइट? अगर वो गिर जाए तो उठे ही नहीं, तो वो चलेगा ही नहीं। तो इसलिए तो पहले गिरता है, फिर वो खड़ा होता है। राइट और रॉन्ग? तो गाइज हम भी इस मार्केट के छोटे बच्चे, मैं तो हुआ करता था, मैं भी बहुत बार गिरा हूं, खड़ा हुआ हूं, गिरा हूं, खड़ा हुआ हूं। बट अब जाके स्टेबिलिटी हो गई खड़े होने की। अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप चाहोगे तो ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा मैं, सिर्फ ग्रुप में आपको बताने के लिए। ठीक है? मेट्रोपोलिस था ना, मैं बड़े अमाउंट का शेयर नहीं करूंगा, एकदम डिसेंट अमाउंट का करूंगा। ठीक है? किसी स्टूडेंट्स का ही है। क्योंकि हमारी बात हुई थी कि जब मेट्रोपोलिस यहाँ आया था तो हमने बाइंग की थी। ठीक है? अकाउंट में बात करूं मैं, ऑलमोस्ट ये यहाँ तक गया 17%, बट इसकी आज की क्लोजिंग के हिसाब से मैं देखूं तो इसकी क्लोजिंग है यहाँ पे ऑलमोस्ट 13% के हिसाब से। तो मान लीजिए किसी ने बाइंग एंट्री टाइप 2 के हिसाब से करी हो। ठीक है? अपनी अपनी साइकोलॉजी। तो 9 से 10% का रिटर्न तो बन रहा है 3 वीक के अंदर अंदर। 3 वीक के अंदर 9 से 10% रिटर्न तो बन रहा ही बन रहा है। तो यानी कि कोई बंदा अगर 40,000 लगा रहा है, तो अगर उसको 4,000 मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं है। बताओ, बुरा है क्या? जबकि किसी की स्टार्टिंग है, 3 ट्रेड निकाल दी, आपकी फीस रिकवर है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही बेस्ट रहता है कि आप कैसे मार्केट को चला रहे हो, कैसे रूल्स को लगा रहे हो। राइट? देखो, ग्रुप में मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, आप टेलीग्राम चेक करो। उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था। मिला आप लोगों को? मिला ना? अब ये वही है, इसकी प्राइस देखो, 1476 रुपए। यानी कि अगर मान लीजिए उसने यहाँ एंट्री न करके, मान लीजिए पैसा उसके पास में हो या फ्री ना हुआ हो, फॉर एन एग्जाम्पल, उसको पता था कि स्टॉक चलेगा। ठीक है? तो उसने 1400, इसकी एंट्री कहाँ है? 1353, यानी कि ऑलमोस्ट इसके आसपास यहाँ पे उसकी बाइंग है। मान लीजिए इस कैंडल से। अब हो सकता है कि मान लीजिए उस टाइम उस पर पैसा नहीं हुआ, उसको ये चीज की पता थी कि यहाँ से स्टॉक चलने वाला है। अब हो सकता है कि उसने अपना जो रिस्क मैनेज ऐसे किया हो कि मैं एंट्री तो यहीं रखने वाला हूँ, प्राइस पहले जोन में आ गई, जोन से बाहर निकलते जा रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हैंड टू हैंड प्राइस पकड़ में नहीं आती, तो उसने अपना पॉइंट यहाँ रख लिया। अगर मैं यहाँ से भी कैलकुलेट करूं, और ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? साइकोलॉजी से, प्रैक्टिस से। तो आप देखोगे, एक बार के लिए तो उसका पोर्टफोलियो 12% तक भी गया था। आज की बात करूं तो कम से कम 10% का प्रॉफिट चल ही रहा है, ऑलमोस्ट 9-10% का। तो मतलब कोई कैंडिडेट 40,000 से 4,000 रुपीज पर मंथ कमा रहा है, तो मेरे हिसाब से गलत नहीं है। अब देखो, आप पढ़ रहे थे, वो पढ़ चुके, तो उनको ट्रेड मिल रही है। फर्क कितना सा है? वो लास्ट बैच में थे, आप करंट बैच में हो। आपने ये जो रूल्स है, ये अभी तक पढ़ा नहीं। इसके अंदर सेकंड रूल्स और आता है, ये मैं आपको कल की क्लास में कंप्लीट करूंगा। इसके 2 रूल्स है, क्लोजिंग कॉन्सेप्ट तो है ही है, इसके साथ में एक प्लस पॉइंट हो रहा है इस स्टॉक के अंदर, तो इस ट्रेड को जो अच्छी बनाता है। साथ में सेक्टर मैंने बता ही दिया आपको, कि जिस दिन सेक्टर डिमांड जोन में आया था, सेम टाइम ये भी डिमांड जोन में आया था। तो देखो, सेक्टर के साथ में रिटर्न। राइट? तो अगर मैं वही में बात करूं, किसी कैंडिडेट ने 1 लाख रुपीज लगा रहा होता तो 10,000 मिल जाता है। अगर मान लीजिए 5 लाख लगा रखे तो 50,000 बन जाए। हाँ, तो मैंने अभी आपको क्या बात बोली, कि एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो तो मुझे पता है कि ट्रेंड डाउन है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे जब प्राइस आई थी इस जोन के अंदर, तो पहले तो ट्रेंड अप था डेली पे। वीकली पे थोड़ी ट्रेंड देखोगे, जहां आप लोकेशन मार्क करते हो, ट्रेंड कहाँ देखते हैं? डेली पे। ठीक है? तो उस टाइम तो ट्रेंड अप था। ऐसे टाइम पे जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, एजुकेशन टाइम फ्रेम पे ट्रेंड नहीं देखते, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ठीक है? तो उस टाइम आप देखोगे, देखो, ये देखो, ये आ गई प्राइस मान लो यहाँ पे, तो ट्रेंड अप ही था इसका स्टॉक का। ठीक है? बट इसके साथ साथ में एक एडवांस कॉन्सेप्ट था कंफर्मेशन एंट्री का, उसमें हम ट्रेंड को बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं।
राइट। और दूसरी बात, प्राइस लोकेशंस के अंदर आ रही थी प्रॉपर, तो ट्रेन तो हम वैसे अवॉइड कर सकते हैं। मैंने बताया था वेरी लोन द कर्व में आ गई ऑलमोस्ट। अगर आप इसको मार्क भी करते हो तो वेरी लोन द कर्व में आ रही है। आप कितने भी मेथड लगा लो, घूम फिर के एक ही बात निकल के आएगी। वो तो क्या है कि बस कोर्स को खींच के घुमा के लाना है। बट मैं आपको हर चीज को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको पता लगे कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट से इसको पढ़ो, सब कॉन्सेप्ट यही लाके बोलेंगे कि यहाँ से बाइंग बनती है। इसलिए तो बोलता हूँ नोट्स बनाओ। ठीक है। 3 क्लासेस बची है मैक्सिमम, 2 से 3, जिसमें एक तो आज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। जिसने प्रैक्टिस की होगी ना, गारंटी है उसको तो सब कुछ समझ में आएगा, वो कमाएगा भी जरूर। और नहीं करी तो वो टोटली आप पे है। मैंने क्या दिया था वो छोड़िए सब आप। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि मैंने क्यों दिया था। अब देखो कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं गाइस, जिसके पीछे रीजन नहीं होते, जिसके पीछे होती है साइकोलॉजी। मैंने अभी 10 मिनट पहले एक बात बोली। मान लीजिए किसी स्टॉक्स के अंदर मान लीजिए भेल है। ठीक है। अब भेल की मैं बात करूं, अब क्या साइकोलॉजी कह रही थी स्टॉक्स की, इतना डाउन आया। ठीक है। कंफर्मेशन प्लान की इस पॉइंट से। ठीक है। कंफर्मेशन के बाद में हमें पता है कि यहाँ पे सब सारे डिमांड जोन एक दूसरे टेस्टेड है बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी कि स्टॉक के अंदर बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट ही नहीं है सेलिंग साइड से। बट बाइंग साइड से देखूं तो सपोर्ट है, तो यानी कि सेलर्स वीक है, बायर्स पावरफुल है। राइट। देखोगे टाइम टाइम पे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे थे, अब रेजिस्टेंस पॉइंट थे। साफ लग रहा था कि बड़े टाइम फ्रेम पे सेलर्स है ही नहीं इस कोर्स में। ठीक है। इस पॉइंट पे जब बड़े टाइम फ्रेम पे सेलर्स नहीं है तो बायर्स है, तो बायर्स बूम बूम करेंगे ना स्टॉक के अंदर। तो ये क्या है, साइकोलॉजी, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, कोई सा भी स्टॉक दिखा लो, देख लो आप उठा के। ठीक है। आपकी साइकोलॉजी है, जब तक डेवलप नहीं होगी तब तक आप एटलीस्ट 6 मंथ तक हम कनेक्ट रहो हमारे साथ में। आपको खुद को पता लग जाएगा कि अब ये स्टॉक्स रिकमेंड हुआ है या रिसर्च शेयर की गई है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। कभी कभी डाउन भी आ जाते हैं। ठीक है। पर ये है कि एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी लाने के लिए 100% साइकोलॉजी का होना जरूरी है, कि आप किस पॉइंट पे बाय कर रहे हो। ठीक है। मेरे को अच्छी तरह याद है जब पेल रिकमेंड किया था तो इस पॉइंट तक गया था, हमें हमें अच्छी तरह ध्यान था कि यहाँ से टूटने के चांसेस भी है और यहाँ से गिरने के चांसेस भी है। तो एक बार के लिए तो रिकमेंड होकर यहाँ तक कर गया था पेल। ठीक है। पर उसके बाद में डाउन आ गया, बट एक बार के लिए तो हमारी अग्रेसिव ट्रेडिंग बन गई ना। अब वो क्यों बन गई, अभी तक मैंने आज आपका जो चैप्टर है वो तो स्टार्ट ही नहीं किया। जब स्टार्ट करूंगा तो आप जो पढ़ने वाले हो ना आज, आप देखोगे कि वो बहुत जबरदस्त चीज है। ठीक है। इसलिए पहले मैं चाह रहा था कि सेक्टर्स की स्टडी हम सीख ले कि सेक्टर्स कौन से हैं जो आने वाले डिमांड जोन में हैं, वो चलने वाले हैं। ठीक है। सेम पीएससी की मैं बात करूं, मैं खुद पर्सनली वेट कर रहा हूं कि मान लीजिए अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो मेरे पास में ऑलरेडी क्वालिटी का डिमांड जोन है, जो आप देखोगे अग्रेसिव ट्रेडिंग है। बस मुझे देखना क्या है, क्वालिटी। सप्लाई जोन तोड़ा नहीं है तो न्यू फ्रेश डिमांड जोन है, यानी कि सेलर्स एक्टिव नहीं है। ठीक है। नियरेस्ट प्राइस के बस देखना क्या है, अगर प्राइस वापस से एक सीधी कैंडल बनाएगी, मैं एंट्री नहीं लूंगा। और बेस बेस बना के आएगी तो ऐसे आ जाए तो बिल्कुल। अब मुझे पता है कि सेलर्स एक्टिव ही नहीं है। सेलर्स का और बायर्स का पता हम जब कैंडल से लगा रहे हैं, तो पूरी जो साइकोलॉजी छुपी है वो किस पे छुपी है, इन कैंडल्स के बीच में छुपी है। राइट। तो कैंडल्स को रीड करना सीखो आप, वही आपको सिखाएंगे कि मार्केट्स में कैसा पैसा बनता है। ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको गाइस। तो रूल्स फॉलो करो और प्रैक्टिस को चालू करो। पता लग रहा है कि सिर्फ कोर्स को पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो। अब आज के टाइम पे 14-15 क्लासेस हो गई तो वो इतना इकट्ठा हो गया, अब आप अब पढ़ने बैठोगे तो मेरे को नहीं लगता समझ में आएगा, या दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। राइट। तभी तो हम वीकेंड पे क्लासेस दे रहे हैं। जो क्लास मैं पूरे महीने भर में खत्म कर सकता हूँ, मतलब महीने के ऑलमोस्ट 2 बैच, 15 क्लासेस होती है तो 2 बैच आराम से कंप्लीट कर सकता हूँ। वहां मैं 2 महीने में एक बैच कंप्लीट कर रहा हूँ, जस्ट फॉर दी ट्रेडर्स, कि मैं सच में सिखाना है उन लोगों को। बिजनेस सोचने लग जाऊँ ना तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अनाउंस कर दूंगा कि डेली क्लासेस होगी, और मैं गारंटी डेली को सीख ही नहीं पाएगा। इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई करके आए हो आप, एक एक साल, 2 साल, 3-3 साल, 4 4 साल दिए हैं, तब जाके आपके पास में डिग्री होती है। ये तो मार्केट की साइकोलॉजी है। मार्केट में तो बहुत मिलते हैं, 15 मिनट में ये सिखा देंगे, 20 मिनट में सिखा देंगे, घंटे भर में सिखा देंगे, एक हफ्ते में सिखा देंगे, नहीं है पॉसिबल। सीख के देख लो, एक बार ट्राई करके देखो। वो खुद की साइकोलॉजी यूज करो ना। ये जो चीज इतनी टफ है, क्या वो 2 वीक में सीख सकते हैं क्या हम? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। So guys, let's start the today's session now. So guys, first of all, if you want to become a full-time trader or you're like pro trader, अच्छे trader बनना चाहते हैं, you have to give 100% hard work on your study. Note my words.
ठीक है, सुन के जाना, मोटिवेट होके वो काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि मोटिवेट होने के लिए बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स ऑलरेडी हैं प्लेटफॉर्म्स पे। आई नीड हार्ड वर्क फ्रॉम यू गाइस। So if you really want to make money from the market, you have to give 100% right from today. ठीक है, and if you want to earn extraordinary money from the market, then you have to spend extraordinary time on the chart. ये बात सच है, right? Why we are learning this course? मैं बोल सकता हूँ कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए, राइट? बिकॉज यू ऑल्सो डूइंग योर जॉब, जो वट एवर यू आर डूइंग, आप अपनी जॉब कर रहे हैं सब लोग, बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू वांट, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा पैसा कमा ले, अचीवमेंट ले ले, मार्केट के अप एंड डाउन देख ले। अगर लगता है कि हाँ एक सर्टेन इनकम हमारे स्टॉक मार्केट से निकाल पा रहे हैं, देन यू कैन मेक योर करियर इन द स्टॉक मार्केट। एल्स जो कर रहे हो करते रहो। पैसिव इनकम का सबसे अच्छा सोर्स है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप इस कोर्स को देखो। मान लीजिए आप किसी बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं किसी भी ऑफिस के अंदर, ठीक है, यू डोंट हैव एनी टाइम टू स्पेंड चार्ट सब कुछ जो भी है। वो क्या करते हैं, वो फाइनेंशियल एनालिस्ट हायर करते हैं, वो उनको फीस पे करते हैं, फिर उनके फाइनेंशियल एनालिस्ट उनको स्टॉक्स बताते हैं, उसमें पोर्टफोलियो बनाते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मान लीजिए आपने 10 लाख के पोर्टफोलियो बनाया और 10 लाख के किसी फाइनेंशियल एनालिस्ट को पैसा दे रहे हो आप, 1 लाख रुपीज या किसी प्रॉफिट का परसेंटेज जो भी XYZ चीज होती है, तो उससे बढ़िया है ना, थोड़ा सा आप हार्डवर्क कर लो, उसको देने की जरूरत ही नहीं होगी। वो कैसे लगा रहा है, क्या लगा रहा है, आपको कुछ लॉजिक तो पता होगा ना, क्योंकि पैसा तो अल्टीमेटली आपका ही लग रहा है, वो तो सिर्फ आपको बता रहा है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि आई नो कि हम जिस पोजीशन पे आज हम हैं, जो हमारी एज क्राइटेरिया है, वो स्टूडेंट्स लाइफ से थोड़ी सी ऊपर आ चुकी है। बट मैं ये बोलूंगा कि बन जाओ 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए स्टूडेंट, वही सोचो कि मुझे कॉलेज लाइफ की तरह मुझे कुछ एक कोर्स है जिसमें मुझे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, राइट? तो आप अगर ऐसा सोचोगे तो सच में आप सीखोगे। ठीक है ना? तो अब कौन कौन स्टूडेंट्स बनेगा? देखो गाइस, मैं आप लोगों की भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। बाकी अगर आपको लगता है कि आई एम गिविंग द लेक्चर्स, सो मुझे कोई इशू नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि पैसा चाहे 5,000 का हो, चाहे 10,000 रुपया हो, चाहे 1,000 रुपया हो, चाहे 100 या 10 रुपए, वो मेहनत का पैसा कमाया होता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपने हम लोगों को दिया है और हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो आपका एफर्ट्स एक्स्ट्रा होने चाहिए। और मैं हमेशा से एक चीज बोलता आ रहा हूँ कि मुझे नहीं कमाना पैसा स्टॉक मार्केट से, मैं तो भगवान की दया से कमा रहा हूँ, कमाऊंगा आगे चल के भी। ठीक है, बिकॉज आई हैव फुली कॉन्फिडेंट अबाउट द स्टॉक मार्केट, कि कैसे रन होता है, सारा सब चीज है, प्रैक्टिस दी है, 7 to 8 ईयर्स मार्केट में हूँ, 2014-15 से, तो पूरा देख लिया अप एंड डाउन मार्केट का, राइट? बट अब किसको देखना है? आप लोगों को। ठीक है, और मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ। तो प्रैक्टिस सबसे मेन है चार्ट्स की, कुछ भी नहीं करना, आपके पास 5 डेज थे। ठीक है, 5 डेज में मैं अग्री करता हूँ। देखो, अब मैं आपको एक साइकोलॉजी बताता हूँ, व्हाट इज द बिजनेस इन द स्टॉक मार्केट एंड व्हाट इज द एक्चुअल रनिंग इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, वी रन ऑलमोस्ट 15 क्लासेस, राइट? मान लीजिए 15 क्लासेस के लिए ऑलमोस्ट चाहिए 2 वीक्स 1 डे। ठीक है, अब कई कैंडिडेट्स को 20 क्लासेस करके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ा के 1 मंथ का कोर्स बना देते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल लेता हूं मैं। अब 20 दिन है। अब स्टॉक मार्केट में जो लर्निंग का जो है आज की तारीख में, वो कौन से स्टूडेंट्स हैं आप लोग बताएं? वही बंदे सीखना चाहते हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, राइट? ऐसे बंदे बहुत कम है जो अभी फ्रेशर है, उनका तो रेशियो 10 to 20% ही है। अगर मैं 70-80% की बात करूं, वो वही कैंडिडेट है जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत जानते हैं, या फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। अब जॉब करने वाले कैंडिडेट, अब हमें पता नहीं है किसकी नाइट शिफ्ट है, किसकी डे शिफ्ट है, राइट? अब 7 to 9 में क्लास चला के 1 महीने का कोर्स खत्म कर दूं, नेक्स्ट महीने फिर बैच अनाउंस कर दूं, ये क्या है? अब मान लीजिए 7 to 9 क्लास ली, आपने क्लास ली 9 बजे, खाना वाना खाया 10 बजे, मुश्किल से 5% लोग प्रैक्टिस करेंगे आफ्टर द क्लास, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी देखनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई बंदा डे में है, वो सुबह उठेगा, वही अपने डेली रूटीन्स करेगा, घर आएगा 6 बजे, फ्रेश एंड अप लेगा, 7 बजे से फिर क्लास, कहाँ हुई प्रैक्टिस? क्या मैं एक्चुअल वे में सिखा रहा हूँ क्या ट्रेडर्स को? अब मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं तो मेरा एफर्ट्स दे रहा हूँ, बट लॉजिकली जो कैंडिडेट्स हैं जो जॉब पे हैं, अब ऐसा तो नहीं है ना स्टॉक मार्केट सीखने के चक्कर में जॉब छोड़ देंगे। ठीक है, बट वो तो नहीं दे पाते ना। दैट्स, मैं एक नई थिंकिंग के साथ में आया कि हम, मैं वीकेंड पे पढ़ाता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स के पास में 5 डेज होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, 6 बजे कोई घर पे आया, ठीक है,
7-8 बजे तक जो भी आपको फैमिली टाइम स्पेंड करना है, या 9 बजे तक आपने सारा अपना काम कर लिया। अगर 9 से 10 आपको सिर्फ एक दिन तो रिकॉर्डिंग देखनी है, 10 या 11। मैं तो 2 घंटे तक भी क्लास लेके नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे बोरिंग हो जाती है। ठीक है। अब एक दिन रिकॉर्डिंग देख के नोट्स बना लिए, मान लीजिए 2 से 3 घंटा, अगले दिन क्या करनी है, 4 दिन प्रैक्टिस। तो ये है एक्चुअल लर्निंग। ठीक है। अब 4 डेज के अंदर जो भी डाउट्स आ रहे हैं आपके, मान लीजिए किसी को 7 to 9 डाउट्स आए, आपने फटाफट से ग्रुप में मैसेज छोड़ दिया, मैसेज का रिप्लाई तो आप लोगों को मिलता ही है 100%। ठीक है। या फिर उसको सेव कर लो, सेव बॉक्स में आपको पता है कि अगर मेंटर्स मॉर्निंग में अवेलेबल होते हैं, तो 10 से 11 बजे के बीच में अपने फोन से मैसेज ड्रॉप कर दो, रिप्लाई आ जाएगा आपके ब्रेक। आप कोई डे में जॉब कर रहा है तो ऑनेस्टली 1 आवर का ब्रेक तो मिलता ही है सबको। उस टाइम पे बस मैसेज कर दो, सर आई एम अवेलेबल फॉर, पहले मैसेज करके रखो ना, सर मैं 1 से 2 बजे के बीच में फ्री रहूंगा, मैं अपना क्वेश्चन मेरे ऑलरेडी रेज्ड है, सो प्लीज बी एक्टिव ऑन दिस टाइम। अब वो सेम अगर कोई बंदा नाइट में जॉब कर रहा है, अब शिफ्ट का टाइम होता है 7 to 4 या 7:30, जो भी है मॉर्निंग, ठीक है, उनके पास तो डे में भी टाइम मिलता है 3 घंटे, उनके पास तो ये भी है पॉसिबिलिटी है कि लाइव मार्केट में टाइम मिलता है उनको। राइट। तो कुल मिला के जब सोचा कैंडिडेट के लिए जा रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे कैंडिडेट्स पढ़े, अच्छे तरीके से पढ़े। और बाकी देखो, मैं आपको पेन पेंसिल पकड़ के तो सिखा नहीं सकता कोई भी चीज। ठीक है। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट आपको जो मार्केट की साइकोलॉजी है वो सिखा सकता हूँ, जो मैंने मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस फेस किए वो मैं आपको बता सकता हूँ। अब इनको आप किस तरीके से पकड़ के चलते हो वो टोटली आप पे डिपेंड रहेगा। ठीक है। तो कोर्स को आपको सीरियस वे में लेना है या फिर जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पज में, वो सब आप पे डिपेंड है। ठीक है। सो मैं अपने लेक्चर्स को एंड अप करके आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। और गाइस मैं इसलिए बार बार कहता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं अपने किसी भी जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनको ऐसे समझता नहीं स्टूडेंट, मैं सोचता हूँ कि मेरे कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जिनको मैं स्टॉक मार्केट से पढ़ाऊँ। और स्टॉक मार्केट पढ़ाने का सिर्फ एक ही रीजन है कि मेरे को शुरू से पढ़ाना भी अच्छा लगता है। ठीक है। इसलिए मैं बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज में बात करता हूँ, बिल्कुल ऐसे कि एक दोस्त दोस्त की तरह बात करता है, ताकि उसमें क्या होता है कि चीजें अच्छी तरह समझ में आती है। इवन आई कैन ऑल्सो यूज द प्रोफेशनल लैंग्वेज, कि हर एक चीज को सोच के बोलना, ये सब कुछ बोलना। बट क्या होता है कि मैंने देखा है कि जब भी आपको बिल्कुल प्रोफेशनल होते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं कि यार सर से पूछे ना पूछे, एक माइंड में कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा होता है। राइट। बट जब हम नॉर्मली ऐसे बात करते हैं कि आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, इनसे पूछ सकते हैं। राइट। व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। ठीक है। मंजीत के कुछ डाउट्स थे, उन्होंने सीधा नाइट में क्वेश्चन रेज किया, मैंने रात को उनको रिप्लाई दिया, राइट मंजीत, कि वी कैन कनेक्ट ऑन द मॉर्निंग। एंड मॉर्निंग हमारी 10 से 15 20 मिनट कॉल हुई, उनको जो भी डाउट्स थे सब क्लियर हो गए। ठीक है। तो कई कई डाउट्स होते हैं कि आपको लगता है कि यार फोन कर लेना चाहिए, तो गिव मी द टाइम, आई मैं कॉल्स पे, इवन मेंटर्स भी बात कर सकते थे कॉल पे, बट मैं खुद डायरेक्टली आया कि ठीक है हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मेंटर अगर मैंने अलोकेट कर रखे तो सिर्फ मेंटर ही बात करेगा, नहीं। ठीक है। जब मैं यहाँ पे क्लास में आपको पढ़ा सकता हूँ, तो कॉल पे आपको 10-15 मिनट देने में मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। तो मेरा पॉइंट रहता है कि बेस्ट सपोर्ट आप लोगों को सीखने में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। अब देखो हमने मूविंग एवरेज पढ़े थे, ठीक है। मूविंग एवरेज कौन सा पढ़ा था, बता सकता है कोई हमें? यस, ऐसे में सिंपल मूविंग एवरेज। और वो ऐसे में हमारे किस यूज में काम आता है? ट्रेंड को फाइंड आउट करने में। ठीक है। अब देखो मार्केट में तो ऐसे में हम यूज कर रहे हैं 50 ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए। अगर आप दूसरे इंस्टीट्यूट की तरफ जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, तो ऐसे में 9 होता है, ऐसे में 20 होता है, 10 होता है, मतलब दुनिया भर के ऐसे में है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर सारी ही टेक्नोलॉजीज को, सारे ही इंडिकेटर्स को लगा दो, तो हमारे चार्ट पे कैंडल्स दिखना ही बंद हो जाएगी। आप ग्रुप पे कई बार मैं चार्ट डालता हूँ, कितने सोबर चार्ट होते हैं, एकदम एज सिंपल एज। क्योंकि मेरे को इंडिकेटर क्या होते हैं, अब आप ध्यान से सुनो। स्टॉक के चलने के बाद में, अब मान लीजिए ये स्टॉक अप जाएगा, तभी तो ये प्राइस इंडिकेट करेगी। तो पहला इंडिकेशन किसने दिया? सोचो अब यहाँ पे, पहला इंडिकेशन कहां से मिला हमें? कैंडल से मिला या इससे मिला? देखो यहाँ पे प्राइस एकदम फ्लैट थी। ठीक है। ये कैंडल बनी, ठीक है, तब जाके तो ग्रीन हुआ। नहीं बनती तो नहीं होता। तो यानी कि पॉइंट ये है कि कैंडल के चलने के बाद में इंडिकेटर्स चल रहे हैं, मतलब कि ये क्या हुआ, एक लैग इन इंडिकेटर, या मैं कह सकता हूं कि सेकेंडरी इंडिकेटर, कि किसी चीज के मूव होने के बाद में इंडिकेटर हमें बता रहा है। राइट। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ क्यों ना फोकस इन कैंडल्स पे किया जाए, बट हम इंडिकेटर्स का सपोर्ट क्यों ले रहे हैं एज ए सैलिड। ठीक है। तो फोकस तो हमें कैंडल्स पे करना है।
और साइकोलॉजी भी करना है, इसकी क्लोजिंग कॉन्सेप्ट सब पे करना है। इंडिकेटर्स की सपोर्ट से हम हमारी ट्रेड को बेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब SMA 50 हम यूज कर रहे हैं ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए। अब एक होता है EMA। SMA की फुल फॉर्म थी सिंपल मूविंग एवरेज, EMA की फुल फॉर्म है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखो, पहले मैं सिंपल मूविंग एवरेज की बात करता हूँ। व्हाट इज द मीन ऑफ सिंपल मूविंग एवरेज 50? देखो, सिंपल मूविंग एवरेज इज एवरेज लाइन दैट शोज द एवरेज ऑफ 50 डेज ऑफ द क्लोजिंग प्राइस फॉर ए स्टॉक। मतलब कि ऐसे में जो 50 है वो हमें लास्ट 50 दिन के डेटा की जो क्लोजिंग प्राइस है वो किस वे में, इक्वल वेटेज में, पूरी क्लोजिंग प्राइस को ये समानता देता है। अगर मैं हिंदी में बात करूं शुद्ध, ये इक्वल वेटेज देता है लास्ट 50 कैंडल्स को, और उसके साथ में मूव करता है। और इसका फाइंड आउट हम इसलिए करते हैं, हमें ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए, कि हमें अगर किसी स्टॉक का ट्रेंड को चेक करना है सिंपल मूविंग एवरेज से, तो वो हम यहीं से पता लगा सकते हैं कि इस स्टॉक का ट्रेंड अब अप है, डाउन है या साइडवेज है। तो ऐसे में 50 का यूज ये है। ठीक है, अब मैं बात करूं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, जिसे बोलते हैं हम EMA। अगर मैं दोनों में डिफरेंस की बात करूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SMA एंड EMA, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखो चार्ट पे। ठीक है, अब मैंने इसको हटाया, स्टडी ऐड करी, एवरेज। ठीक है, अब देखो सिंपल, एज फॉर सिंपल मैंने लगाया 50, सब ग्राफ किया, थोड़ा सा ऐड, अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब SE मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सेम 50 लगाया। ठीक है, अब ग्राफ का कलर मैं चेंज कर देता हूँ ब्लू लाइन से, नीचे का भी। ठीक है, अप्लाई। अब आप लोग बताएं गाइस कि कौन सा मूविंग एवरेज कैंडल के पास चल रहा है। जो ब्लू लाइन है वो EMA है, और जो ग्रीन और रेड है वो है SMA। कौन सा इंडिकेटर या कौन सी जो मूविंग एवरेज है जो कैंडल के नियरेस्ट रन हो रहा है? ब्लू वाला। तो मैं कह सकता हूं कि इट्स बीन रनिंग क्लोजेस्ट टू द प्राइस, रिएक्शन ऑफ द प्राइस हैज बीन कमिंग फास्ट। अब फास्ट कैसे है कि जैसे ही प्राइस इसकी क्लोज चल रही है, फटाफट चल रही है। अब ये तो मैंने बात की EMA 50 की, रूल्स बेस्ड हमें कौन सा EMA लगाना है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं वापस एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अब हम जो यूज करते हैं ना गाइस, वो करते हैं EMA 20 का। अब EMA 20 क्यों, ये कह लो कि मेरी एक्सपीरियंस का बेस्ट पार्ट रहा है। मैंने दुनिया भर के EMA यूज किए, 200, 100, बहुत सारे। सबसे बेस्ट जो EMA है जो मुझे लगे 20 और 50। ठीक है, इन दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, रिजल्ट भी है। अभी आपको पता भी लगेगा। जैसे मान लीजिए ऐसे में मैंने लगाया 20, सिंपल मूविंग एवरेज 20 को मैंने लगा दिया। अब मैं EMA 20 लगा रहा हूँ, कलर मैं चेंज कर रहा हूँ ब्लू से। अब आप बताओ कौन सी मूविंग एवरेज सबसे ज्यादा क्लोज है? वही ब्लू वाली, यानी कि EMA 20। अब आप चार्ट को स्टडी करो, डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूं मैं। ये देखो, जैसे प्राइस EMA 20 पे आती है सबसे पहले वहां से शूट हो रही है, मतलब कोई डिमांड जोन भी नहीं है, बस EMA पे आ रही है, चल रही है। अब देखो, जैसे इसके डाउन साइड में क्लोज होती है तो डाउन आ जाती है, जैसे अप साइड में क्लोज हो रही है प्राइस अप जा रही है। देखो, EMA 50 से पहले EMA 20 पहुंच जाती है, राइट। तो मैं कह सकता हूँ गाइज, जो EMA 20 है वो, हाँ, डेली टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल तौर पे लिया है मैंने डेली का। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो EMA 20 है वो क्लोज चलती है प्राइस के एज कम्पेयर टू द SMA 50। क्योंकि SMA 50 क्या दे रहा है, जो वेटेज है वो दे रहा है इक्वल टू द क्लोजेस्ट प्राइस। और EMA 20 का कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो वेटेज दे रहा है ना, वेटेज ये भी दे रहा है। अब ये किसको दे रहा है, जो लास्ट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस को दे रहा है। ये किसको दे रहा है, सारी कैंडल की क्लोजिंग को इक्वल में दे रहा है। और ये दे रहा है वेटेज जो लास्ट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस को। बस इतना सा ही फर्क है। मैथमेटिकल नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें बेसिकली इंडिकेटर्स जब मिल रहे हैं तो हमें यूज कैसे करना है वही सीखना है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके पीछे का रीजन। EMA 20 जो लेटेस्ट कैंडल है उसकी जो क्लोजिंग प्राइस है उसको हाई वेटेज देता है, और ऐसे में सारी कैंडल का इक्वल वेटेज। कुल मिला के बात है कि जैसे कोई टीचर है, सारे स्टूडेंट्स को बोल रहा है कि आप मेरे लिए इक्वल हो। अब मैं क्लास में कह रहा हूँ कि सिर्फ फॉर एन एग्जाम्पल, मतलब ऐसे मत लेना कि वो बंदा इंटेलिजेंट है, मेरे को नाम दिख रहा है इसलिए। मान लीजिए कुणाल है, वो थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो मैंने प्रायोरिटी किसको ज्यादा दी अभी,
क्लास में। एक टीचर कह रहा है कि मेरे लिए सब इक्वल है, एक मैंने बोला कि कुणाल पवार थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं, तो व्हाट इज दैट मीन? मैं किसको वेटेज दे रहा हूँ ज्यादा? क्लास में सब बच्चे हैं, वेटेज मैंने किसको दिया? कुणाल को। तो सेम ए में 20 क्या कर रही है, कैंडल की जो लेटेस्ट कैंडल है इसकी क्लोजिंग को ज्यादा वेटेज दे रही है, और ऐसे में सारी क्लास के बच्चों को सेम वेटेज। क्लियर है डाउट्स? किसी को डाउट्स है? ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, काम कैसे करती है वो हम सीखेंगे। ठीक है, ये तो सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन पर्पस था कि दोनों अगर ईएमए है, मूविंग एवरेज है, एक ईएमए है एक एसएमए है, तो फर्क क्या है? सिंपल सी बात है, ईएमए वेटेज देती है लेटेस्ट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस को, और ये वेटेज देती है इक्वल, बस। ठीक है, इसका यूज कैसे करते हैं वो हमें जानना जरूरी है। अब जैसे कि हमें पता है कि जो एसएमए 50 है, ठीक है, वो हमें ट्रेंड चेक करने काम में आती है, तो मैं एसएमए 20 को हटा रहा हूं, अब मैं लगा रहा हूं एसएमए 50, क्योंकि एसएमए 20 हमने पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, ये मैंने 50 लगाया, सब ग्राफ को थोड़ा सा हाइड करते हुए, अब ये देखो आप, एज पर रूल्स हम ये पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ईएमए 20। अब बताओ प्राइस के नियरेस्ट कौन सी चल रही है? ये वाली। और अगर आप इसकी स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि जब प्राइस इस पे टकरा रही है ना, तो देखो कैसे ब्लास्ट ही हो रही है। ये इस स्टॉक्स में नहीं, निफ्टी उठा लो आप चाहे, किसी भी स्टॉक के अंदर। ठीक है, जब ऊपर से आती है तो डाउन लेके आती है, और जब नीचे से रहती है तो ऊपर लेके जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए जिस कैंडिडेट ने इस स्टॉक को बाई किया होगा तो उसने क्या दिमाग लगाया होगा बताओ, अब लगा सकते हो दिमाग आप कि उसने 1353 पे क्यों लगाया? बताओ, मैं आपकी साइकोलॉजी चेक करता हूँ, क्या सोचा होगा उसने? यस, उसने ये सोचा था कि प्राइस ईएमए 20 है, डाउन साइड में आ रही है, जब डिमांड जोन चल रही है उसकी एंट्री प्रॉपर यहीं से बनती है। मान लीजिए मैंने बताया कि किसी कोई रीजन हो सकता है, क्रॉस ओवर तो मैंने पढ़ाया नहीं, व्हाट इज द मीन्स ऑफ क्रॉस ओवर? कुणाल बताओ। अब मुझे ये पता नहीं है ना उसकी बाइंग का टाइम क्या है। ठीक है, अब हो सकता है उसने ये देखा होगा कि प्राइस ईएमए 20 के ऊपर क्लोज हो रही है, मान लीजिए 3 सवा 3 बजे के आसपास उसने स्टॉक बाय कर लिया होगा, बस स्टॉक मूव कर गया। क्योंकि उसने क्या देखा कि जब जब प्राइस ईएमए 20 के ऊपर क्लोज हो रहा है ऑलमोस्ट, वो वहां से शूट हो रहा है। अब ध्यान रखना, सबसे ज्यादा ट्रैप करती है यही, और सबसे ज्यादा जो स्टॉक्स को उड़ाती है ना वो यही है। अब ये भी मांग चल लो, इसका यूज कैसे होगा वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसके प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला हूँ, क्रॉस ओवर भी बताने वाला हूँ, गोल्डन क्रॉस ओवर, डेथ क्रॉस ओवर क्या होता है, बट ये है ईएमए 20। ठीक है, अब एक ईएमए हम और यूज करेंगे, एवरेज ईएमए। अब मैं यूज करने वाला हूँ 50, इसका कलर कर दूंगा मैं ऑरेंज। अभी देखो आप, जैसे ही ईएमए 20 और ईएमए 50 के ऊपर क्लोज होती है कैंडल, तो शूट होता है। अब डबल हो गया ना, पहले तो एक ही ईएमए थी, अब तो दो दो हो गई। तो प्राइस देखो, यहाँ पे ईएमए 20 के ऊपर क्लोज हुई प्राइस, फिर ईएमए 50 के ऊपर क्लोज होना स्टार्ट की, ये शूट हो गई। बट अगर आप इसको रैंडमली बाय करते हो, कोई भी प्राइस एक्शन नहीं देखते हो, सीधा ईएमए 20 के ऊपर देखा, बोला अच्छा क्लोज हो गई, बाय कर लेते हैं, तो आप ट्रैप भी होगे। तो इसका जो रेशियो है ना, वो मैं कह सकता हूँ कि 50 या 60% हमारे फेवर में है। ठीक है, 40% या 50% ट्रैप भी है, बट इसको हमें यूज करना है प्रॉपर वे में। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, ये दोनों ईएमए लगाने के बाद में सेव चार्ट टू टेम्पलेट, सेव, सेटिंग में आना, डिफॉल्ट पे क्लिक करो, सैंपल, सेव। अब ये मैंने क्यों किया कि मान लीजिए अगर आप चार्ट को क्लोज कर देते हैं तो दूसरा चार्ट खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी ईएमए लगी हुई आएगी आपके पास में, आपको बार बार में ईएमए लगाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब इनके यूज पढ़ लेते हैं पहले, और फिर मैं बताऊंगा आपको कि इनका सही ट्रेड स्कोर क्या है। यहां तक सबको क्लियर है गाइस? देखो, एसएमए 50 है, ईएमए 50 है। ईएमए 50
SMA 50 से ऊपर ही चल रही है मोस्ट ऑफ द केस में, आप देखोगे तो फर्क सिर्फ वेटेज का है। बट हाँ ये है कि रिजल्ट की मैं बात करूं, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है इनके। अब मैं आपको एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, EMA 20 एंड EMA 50, ठीक है। अब SMA 50 का तो रोल खत्म करते हैं क्योंकि ये ट्रेंड देखने काम आता है। आज हम पढ़ने वाले हैं EMA 20 EMA 50। तो देखो गाइस, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अब इसके प्लस पॉइंट भी है माइनस पॉइंट भी है, बट मैं आपको सिखाऊंगा जरूर ताकि आप कहीं पे भटके ना, ठीक है। अब मान लीजिए इफ EMA 20 cuts EMA 50 in upside, then it is called as a golden crossover, ठीक है। वो सिंपल रूल्स है। If EMA 20 cuts EMA 50 downside, then it is called death crossover, ठीक है। अब होता क्या है गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर, मैंने बताया EMA 20 EMA 50 कट करती है तो गोल्डन क्रॉसओवर। अब इसका मतलब क्या है, देखो गाइस, कन्वेंशनल ट्रेडर ये सोचते हैं, वैसे तो हमने देखा चार्ट पे कि EMA 20 EMA 50 एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रही है, राइट। जैसे मान लीजिए प्राइस इसके डाउन साइड में क्लोज होती है तो ये प्राइस को नीचे ले जाने का काम कर रही है, और ऊपर क्लोज करती है तो प्राइस को ऊपर ले जाने का काम कर रही है, तो एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों हुआ। देखो जब भी प्राइस में गोल्डन क्रॉसओवर बनता है तो कन्वेंशनल ट्रेडर क्या सोचते हैं कि प्राइस में आएगी अप मूव, और डेथ क्रॉसओवर बनता है ना तो प्राइस में आएगी डाउन मूव। अब इसके माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट देखो आप, मेट्रो पॉलिसी खोल लो आप, ठीक है। अब बताओ EMA 20 ने EMA 50 को कट किया, कहां पे कट किया, मैं कह सकता हूं इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। ये मैंने वर्टिकल लाइन रख दी, ठीक है। यहां कट किया तो रूल्स क्या कहता है बताओ आप, कि प्राइस में क्या आना चाहिए, अप मूव, गोल्डन क्रॉसओवर है। अब इस कैंडल के बनने के बाद ही तो पता लगा ना गोल्डन क्रॉसओवर बना है, ये कैंडल क्लोज हुई तभी पता लगा। तो कन्वेंशनल ट्रेडर क्या करने वाले हैं नेक्स्ट डे बताओ, बाय, हुआ क्या, स्टॉक कहां पे आ गया, डाउन, हो गया ट्रैप। और क्या किया, ऑलमोस्ट EMA 20 से टकराया, ये वापस भाग गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि EMA 20 से टकराते ही आपको भगाना है स्टॉक, जब तक प्रैक्टिस ना आ जाए ना तब तक ये कांड मत करना। कैसे करना है वो मैं बताने वाला हूँ अभी आपको। हो गया ना ट्रैप। अब इधर आओ, गोल्डन क्रॉस ओवर बना है इस वाले पॉइंट पे, इस कैंडल के बाद में बना है, ठीक है। तो आप देखो एक बार के लिए तो प्राइस ऊपर गई है, फिर मैं कह सकता हूँ डाउन आई है। कितना चला है, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक, जो डेथ क्रॉस ओवर बना है इस पॉइंट पे, इसकी कैंडल की क्लोज होने के बाद में बना, तो प्राइस एक बार तो ऊपर गई। अब वो डर भी गए होंगे, एग्जिट भी हो गए होंगे, बस थोड़ा सा डाउन आ गए। अब मैं मानता हूँ कि चलो ठीक है रिजल्ट दे दिया इसने, बट अगर आप देखोगे ये कोई रिजल्ट है जिसमें कोई एंट्री नहीं है, स्टॉप लॉस नहीं है, ना कोई टारगेट है, कोई प्रॉपर सेटअप ही नहीं है। अब देखो यहाँ गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ इस कैंडल पे, क्या हुआ, प्राइस ऊपर ही नहीं गई, डाउन आई बस। अब कह सकते हो छोटी डिमांड जोन का सपोर्ट ली, EMA 20 पे क्लोज हुई, ये शूट हो गई। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ये काम करते हैं बेसिकली ऑप्शनल ट्रेडर, जो ऑप्शंस में डील करते हैं ना, वो ट्रेडर के काम आती है ज्यादा EMA 20। मान लीजिए ये कोई मंथली का डिमांड जोन है आपका, और ये डेली का डिमांड जोन है। अब आपको पता है कि आपकी प्राइस बहुत अच्छी क्वालिटी के जोन से चल रही है। अब जोन से चलने के बाद में प्राइस मान लीजिए EMA 20 पे क्लोज होना स्टार्ट हो गई डाउन साइड में, डाउन साइड में ऐसे क्लोज हो, तो मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट से ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि प्राइस को सपोर्ट कौन कर रहा है, EMA 20। अब मैं ये चीज कैसे कह सकता हूँ, नहीं, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के भी पे, इसकी कोई स्टडी नहीं है। मान लीजिए कोई प्राइस है जो आपके
मंथली के और डेली के डिमांड जोन चल रही है, चलने के बाद में ईएमए 20 के ऊपर क्लोज हो रही है, तो आप देखोगे मैक्सिमम टाइम प्राइस यहीं से शूट करेगी। ठीक है, अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, इसकी कोई स्टडी नहीं है। ठीक है, अब ईएमए 20 को आपको कैसे यूज करना है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब सोचो वो तो डेली का था। हाँ, अब दिखाऊं आइडिया क्यों उड़ा। मंथली का डिमांड जोन, जो मैंने बात बोली, मंथली के ईएमए पे यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई, यहाँ होती तो मैं यहीं बाय करवाता ना। कहाँ पे क्लोजिंग हुई, इस कैंडल पे। वीकली पे आओ, आपको अच्छा सेटअप दिखेगा। सॉरी, ये मंथली का सेटअप, क्लोजिंग कॉन्सेप्ट सब मेरे फेवर में। प्राइस कहाँ क्लोज हो रही है, अब पता लगेगा आपको आइडिया कैसे दिया गया। कहाँ क्लोज हुई है प्राइस, ईएमए 20 के ऊपर। याद है शायद यही तो बोला था मैंने। अब मेरे को लगता है गलती से आइडिया फटने वाला है, अगर रुक ही नहीं रहा है तो दिस इज कॉल। समझ में आया ईएमए 20 का, कि जैसे ही प्राइस मेरे डिमांड जोन से टकरा के प्राइस ईएमए 20 पे क्लोज होती है, तो यहां से शूट होता है। अब ये चीज काम आती है सिर्फ ऑप्शन ट्रेडर के लिए बेस्ट। आप तो प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, तो अगर मान लीजिए आप ईएमए 20 का वेट कर रहे हैं, कभी कभी क्या करेगी प्राइस वापस से डाउन आ जाती है, तो आप ट्रैप भी हो जाओगे। तो अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो आपकी बाइंग का पॉइंट यही है, एज पर रूल बेस्ड। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो आपकी ट्रेड इस पॉइंट पे बनेगी। क्योंकि ऑप्शंस में क्या होता है कि मान लीजिए स्टॉक काफी दिनों तक ऐसे भी रह सकता है और आपकी चीजों को जीरो कर सकता है। बट ई में 20 में आने के बाद में क्या होता है कि प्राइस एक तरफ तो रिएक्शन देती देती है, या तो डाउन साइड में देगी या अप साइड में देगी। अब मैं कॉन्फिडेंट क्यों होता हूँ कि अप जाएगी, बताओ। मेरा कॉन्फिडेंट होने का रीजन क्या हो सकता है गाइस, कि प्राइस अप साइड में जाएगी। क्या रीजन हो सकता है, यस, मेरा प्राइस एक्शन, मेरा डिमांड जोन मेरे सपोर्ट में, मुझे पता है कि प्राइस कैसे आ रही है, गार्बेज एरिया। यानी कि प्राइस में सेलर्स हो गए खत्म, अब एक्टिव होंगे बायर्स। तो बस ये शूट कर रही है। याद है 10 का टारगेट दिया था क्लास के अंदर, कंप्लीट होने वाला है, नेक्स्ट तो 14 तो जाने वाला ही है स्टॉक्स। ठीक है, तो दिस इज कॉल। ये लो, आईबी रियल एस्टेट याद आ गया, किसी को याद आया, ग्रुप में दिया गया था, सबको पता था कि प्राइस एक्शन का सपोर्ट है, क्या था। देखो, पहले जब प्राइस इतने डाउन साइड में गई, पहली बात तो हम कंफर्मेशन ही एंट्री प्लान करने वाले हैं, बट कुछ फायदा हमें एक्सपीरियंस का भी होता ही है। प्राइस देखो जब यहाँ से क्लोज होना स्टार्ट हुई तो वापस से कहीं ना कहीं इस डिमांड जोन में आई, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है डिमांड जोन की। पर जैसे इसने ईएमए 20 पे क्लोज किया, तो क्या लगा कि एक कैंडल तो बनेगी। और देखो क्या था यहाँ पे, रेजिस्टेंस, तो शूट हो गई। अब ये सब चीजें कहाँ से आ रही है, प्रैक्टिस से। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने रिजल्ट आपको मिलेंगे। मैं क्या बोला, पहले तो आप प्रैक्टिस स्टार्ट तो करो, सीट पे बैठ के तो दिखाओ 2 घंटा, तभी तो आपको स्टॉक्स निकलेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये सब रीजन थे ईएमए 20 की, ईएमए 50 से, जिससे मैं कॉन्फिडेंट था कि स्टॉक अप जाएगा। अब मान लीजिए किसी रीजन से स्टॉक यहाँ आया, ईएमए 20 पे क्लोज हुआ, अब उसके बाद में शूट किया। अब मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल यहाँ तक ले जाएगा, वो तो उसके लिए तो पूरा प्राइस एक्शन ही चेक करना पड़ेगा मुझे। जैसे स्टॉक्स देखो अब डाउन हो रहा है, डाउन, अब हमें यूज कैसे करना है। पहला, मैंने बताया अभी क्लास में, आइडिया था कि मान लीजिए अगर आपको कोई ट्रेडर हो, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपकी बाइंग यहाँ है। अब मान लीजिए किसी को आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यार आइडिया स्टॉक्स में तेरे को क्या लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे यार आइडिया में। अब उसको पूरी एक्सप्लेनेशन तो समझाने बैठोगे नहीं, क्योंकि उसको आप क्या बताओगे, आप अपना खुद स्टडी करोगे, आपको पता लग गया कि हाँ डिमांड जोन का सपोर्ट है, प्राइस ईएमए 20 पे सपोर्ट ले रही है। कि अब मैं सोचता हूँ कि सेलर्स यहाँ से खत्म है ऑलरेडी, प्राइस में यार आइडिया आने वाले समय के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है, देख लो। अगर आप इसको ईएमए 20 पे बाय करते हैं, तो आपका कोई भी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं होगा, चेक करके देख लेना। अब इसको यूज कैसे करना है, अब आप देखो, आप इसका भी मैंने तौर तरीका निकाला है। अब मान लीजिए गाइस, आपका कोई डिमांड जोन है, ठीक है, समझना आप किस चीज को, और प्रैक्टिस से ही समझ में आएगी। और ठीक है, अब मान लीजिए कोई सप्लाई जोन है, प्राइस ने क्या किया, ठीक है, इसको तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ के अब जब ऊपर गई ना,
अब यहाँ पे अग्रेसिव डिमांड जोन है फॉर एन एग्जाम्पल के लिए। अब इस डिमांड जोन के आसपास ही मेरी ईएमए 20 भी है, तो प्राइस क्या करेगी, डाउन आएगी। अब ईएमए 20 प्लस डिमांड जोन प्राइस को शूट करेगी। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या देखना है कि कोई भी डिमांड जोन के अंदर अगर हमारी ईएमए ट्रेवल भी कर रही है, ठीक है, मतलब कि फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और है मेरे पास में बहुत अच्छा आप लोगों के लिए, निफ्टी। जब आपको याद है ये जो पॉइंट था, अब ईएमए 20 का चार्ट देख रहे हो, अब ये जो जोन है, आप देखो ये जोन मैंने मार्क किया था यहां से लेकर यहां तक, राइट। अब मेरे को एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी है ईएमए 20 कोने पे, बिल्कुल जो कोने वाला, जैसे अभी कोने वाला पॉइंट कहाँ है, यहाँ वाला। तो यहाँ पे हमेशा एक लाइन मार्क करके रखो। ठीक है, आपको पता है कि ईएमए 20 एज सपोर्ट का काम करती है, इसको ब्लू लाइन से मार्क करके रखो, ताकि आपको पता रहेगा कि ये जो लाइन है ना हॉरिजॉन्टल, ये ईएमए 20 की है। तो ब्रेक डाउन करोगे ना, तो आपके पास में ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेली पे देखो एक डिमांड जोन के आसपास का एरिया आएगा। देखो हम बात कर रहे थे, अब हमें पता है कि मंथली का ईएमए 20 यहाँ पे है, और अगर आपको डेली पे यहाँ पे कोई डिमांड जोन मिल जाए ना, तो प्राइस तो शूट करने के चांसेस हैं। क्योंकि देखो आप, प्राइस में जैसे ही प्राइस निफ्टी मंथली के ईएमए पे आता है तो शूट ही किया है। अब आप देखो, मैंने बताया था ये डिमांड जोन चलेगा, क्यों, क्योंकि ईएमए 20 का सपोर्ट था, डिमांड जोन था, क्लोजिंग अच्छी थी, चल गया। आप रिसेंटली ले लो प्राइस में, यहाँ पे ईएमए 20 का सपोर्ट था, मैं इस ब्लू लाइन को उठा के रख देता हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट पे सपोर्ट था। अब देखो एग्जैक्ट प्राइस ने वही टच किया। अब आप डेली पे जाओ, डेली पे आप जाओगे, हमें एग्जैक्ट वही आपको ये लाइन मिलेगी जहां पे डेली का डिमांड जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में फाइंड आउट किया था। तो देखो, मैं मेरी स्टडी को कितना बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। यानी कि ट्रेडिंग के अंदर जितना बेस्ट हो सके आपको अपना सेटअप बनाना रखेगा। ठीक है, अब वो ईएमए 20 मुझे पता है कि इसका जो स्कोर्स है बहुत अच्छा है। आप डेली पे देखो, अभी रिसेंटली जब ये क्लोज हुई थी प्राइस ईएमए 20 के ऊपर, तो देखो शूट, मैंने बोला था ना निफ्टी 20,000 टच करेगा, तो उसके पीछे कॉन्फिडेंट यही था। आपने पढ़ा नहीं था लास्ट सेशन में, इस सेशन में पढ़ लिया। अब आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि कोई भी स्टॉक्स अगर रिकमेंड हो रहा है तो उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। अब देखो, यहाँ पे ईएमए 20 की लाइन थी, डेली पे मैं गया, ये देखो आप, पीछे का चार्ट दिखाता हूँ मैं, ये देखो एग्जैक्ट वही डिमांड जोन आ रहा है 16,900 वाला, जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस में देखा था, याद आ गया आपको, वही डिमांड जोन है। तो अब सोचो गाइस, किसी जोन के अंदर, ठीक है, किसी जोन के अंदर पहला मेरा लेवल फ्रेश है, यानी कि अब मुझे कोई ऐसा जोन मिला जिसमें मेरे श्री कृष्णा जी है, मेरे अर्जुन, अर्जुन का शस्त्र सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके साथ साथ में आरएसआई और स्टोकास्टिक, ये दोनों भाई साथ में, प्लस ईएमए 20 है। अब क्या ये जोन बेस्ट नहीं होगा? मैंने कितनी स्टडी सिर्फ एक जोन के अंदर रखी, तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड क्वालिटी। समझ में आया आप लोगों को? अब बताओ आपको स्टडी कैसे लगी है, इससे बेस्ट प्राइस एक्शन स्टडी कहाँ पे होगी? टू गुड। ठीक है, अब मान लीजिए अब ईएमए 20 का चार्ट हमने अपलोड कर दिया, निफ्टी आईटी। अब देखो, ये मेरा वीकली का जोन है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अब देखो आपकी, अब मान लीजिए ये और ऊपर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी बढ़नी बनेगी। अब ये कहां तक हो जाएगी, ऑलमोस्ट यहां तक। तो देखो जिस, जो जोन आपने मार्क किया बेस्ट क्वालिटी का था, वहां पे ईएमए 20 का भी सपोर्ट है। ठीक है, तो जब भी किसी जोन में आपको ईएमए 20 ईएमए 50 का सपोर्ट होगा, वो जोन उतना ही पावरफुल होगा। ठीक है, अब कहते हैं कि, मान लीजिए, दूसरा चीज सिखाने वाला हूं मैं आपको, एक चीज और है बढ़िया क्वालिटी की, ठीक है, वो भी सिखाऊंगा आपको मैं। तो अब इस जोन के अंदर आपके अगर ईएमए 20 आ रही है तो दिस इज द बेस्ट जोन, क्योंकि सारे ऑर्डिनेंस हमने कवर कर लिया, क्लोजिंग कॉन्सेप्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड एनालिसिस, ईएमए 20, आरएसएस स्टोकास्टिक भी डाउन आएंगे ही आएंगे, लॉजिकली बात है, स्टॉक यहाँ चल रहा है तो आरएसएस स्टोकास्टिक कहाँ चल रहे होंगे, ओवरबॉट एरिया में।
तो उनको ओवरसोल्ड एरिया के लिए यहाँ पे आना ही पड़ेगा। तो सब चीजें जब आपकी एक ही स्टडी में आती है, वो बनाती है आपकी बेस्ट प्राइस एक्शन। इससे बेस्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। अब देखो निफ्टी आईटी में क्या हुआ था, आज आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये इतना पावरफुल टूल है। प्राइस डिमांड जोन में आई, ईएमए 20 पे क्लोज की, मैंने बताया था कि थोड़ा सा ट्रैप भी कर सकती है। अब ट्रैप तो करना बनता ही है ना, इस पॉइंट को तोड़ ही नहीं रहे तो हम डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते, भले ही डिमांड जोन का सपोर्ट है। बट क्लोजिंग होने के बाद में क्या हुआ, प्राइस सस्टेन करके दोबारा से डाउन आई, अब हुई क्लोज। तो मैंने इस चीज में क्या निकाला कि पहली बार जब भी प्राइस डिमांड जोन में आती है, डिमांड जोन में आने के बाद में ईएमए 20 पे क्लोज होती है, तो मैंने साइकोलॉजी लगाई। मैं अगर इंस्टीट्यूशंस को चीज पता होगी कि ये लोग कि रिटेलर्स जो हैं ईएमए 20 पे क्लोज होते ही बाय करते हैं, तो क्या कर देंगे, सेल। ये मैंने लगाई साइकोलॉजी। तो मैं क्या करता हूँ, जब पहली बार प्राइस ईएमए 20 पे क्लोज होती है ना, तो मैं उसको बाय नहीं करता, प्राइस को दोबारा से आने देता हूँ। ठीक है। दोबारा से आने के बाद में मैं प्राइस में देखता हूँ कि देखो ये कोई भी क्वालिटी का डिमांड जो नहीं है, देखो साइकोलॉजी यही तो है कि कोई भी क्वालिटी का डिमांड जो नहीं है ना ये। अब मैंने लगाया कि मैं पहली बार ईएमए 20 से ट्रैप नहीं हुआ। अब देखो थोड़ी सी प्राइस चल रही है, मैं इसको चलना नहीं कहता, मैं लगाता हूँ दिमाग ऐसे कि प्राइस अगर ये यहाँ पे आई, अब मेरा दिमाग क्या एक्टिव करता है कि अगर सेलर्स पावरफुल होंगे तो इसको तोड़ेंगे। ठीक है। अगर सेलर्स पावरफुल नहीं है तो प्राइस यहां से ऊपर जाएगी। अब ईएमए 20 के तोड़ के, अब यहाँ पे कैंडल है, वापस से डाउन आई, अब मुझे लग जाएगा कि अब प्राइस में कुछ गेम होने वाला है अपसाइड का। क्योंकि क्या होगा, थोड़ा कहीं ना कहीं मेरा वीकली पे ये लाइन भी ग्रीन होती रहेगी ना, थोड़ा सा मुझे इंडिकेशन मिलने लग जाएंगे कि प्राइस में थोड़े से बायर्स एक्टिव हुए हैं, तभी तो मेरी एसएमई की लाइन ग्रीन हुई है। बस फिर यहां से स्टॉक्स रिकमेंड। अब ये सब चीजें आप सोच रहे हो एक दिन में आ जाएगा, मैं लिख के दे देता हूँ, पॉसिबल नहीं है। मेरे को 5 साल लग गए, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 7 साल लगेंगे, कम से कम 6 मंथ। अग्री करना ही पड़ेगा, 6 नहीं ना, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की डेली की 3 घंटे एटलीस्ट, तो 2 से 3 महीने में तो आप आराम से ब्लॉकबस्टर अपॉर्चुनिटीज निकालना स्टार्ट करोगे। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा डायरेक्टली डील ना करना। ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ इसके, जो सबसे बढ़िया है। निफ्टी फार्मा हमारे डिमांड जोन में था, देखो। ठीक है, पॉइंट समझना। पहली बार डिमांड जोन में आया, ई में 20 पे क्लोज किया, मेरा दिमाग ने क्या बोला, ट्रैप कर सकते हैं, सप्लाई जोन भी था। ट्रैप पॉइंट पहले निकालता हूं मैं मार्केट में नेगेटिव पॉइंट पहले देखता हूँ। पॉजिटिव दिखाने वाले तो पब्लिक बैठी है मार्केट में, को काय के लिए बैठा है, ट्रैप करने तो बैठा है, पॉजिटिव दिखाएगा। अब मुझे पता था कि ईएमए 20 का सपोर्ट है, ऊपर सप्लाई जोन है, प्राइस एक बार डाउन आएगी, आगे डाउन कहाँ पे आई, डीप। अब डीप में हमने देखा था कि क्वालिटी का डिमांड जोन था इस पॉइंट में। अब उसके बाद में क्या हुआ, मंथली पे ऑलमोस्ट एक कैंडल क्लोज हुई, तो मैंने वीकली पे फटाफट देख लेता हूँ, अच्छा जी क्लोजिंग हो चुकी है वीकली पे तगड़ी। अब देखो यहाँ पे क्लोजिंग हुई ईएमए 20 पे, समझना आप किस चीज को। अब गोल्डन क्रॉस ओवर बन रहा है यहाँ पे, तो यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं यहाँ रखूं, तो यानी कि इस कैंडल के आसपास। अब मुझे पता है कि ऊपर तो कुछ क्वालिटी का है नहीं, तो कहाँ रुकने वाला है, ये तो शूट ही होगा। तो या तो मैं स्टॉक्स को यहाँ से पकड़ूंगा, या स्टॉक्स को यहाँ से पकड़ूंगा। बट अगर मैं किसी में इन्वेस्ट करूंगा ना, तो मेरा प्लान यही होगा पकड़ने का, यहाँ नहीं होगा। यहाँ तो कब होता है, चलो ठीक है, एक्सपीरियंस का खेल है, तो बस वो प्लस पॉइंट है हमारे पास में। कोई भी ट्रेडर आप देखोगे, सब बोलेंगे हम 5 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे, कोई बता दो 1 साल का ट्रेडर कोई कुछ कर रहा हो तो। और आपको तो पता है आजकल तो कितने फ्रॉड चल रहे हैं मार्केट में, स्क्रीनशॉट सारा सब चीजें। ठीक है। तो वही सब चीजें हैं। आपको मार्केट को कैसे, अब वही चीज क्या करती है, सप्लाई जोन के लिए काम करेगी। जब डिमांड जोन में सपोर्टर काम करेगी, प्राइस ही सप्लाई जोन से डाउन आ रही है फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे मान लीजिए सप्लाई जोन से डाउन, तो बस प्राइस को नीचे ही नीचे डालेगी ये। डिमांड जोन का सपोर्ट मिलता है तो प्राइस को ऊपर डालती है, बस इसका ये गेम है, एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब मान लीजिए आपने कोई जोन निकाला, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल। अब इस जोन के अंदर आपको मिल गया गोल्डन क्रॉसओवर, यानी कि ये अर्जुन की लाइन है, यहाँ पे आपको मिल गया गोल्डन क्रॉसओवर लाइक दिस, ईएमए 20 ने ईएमए 50 को काटा। तो ये जोन है ना, ये पावरफुल जोन है। क्योंकि अगर काटा है तो यानी शूट हुआ है, तभी तो मार्केट ऊपर से डाउन आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे एक क्वालिटी का जोन बन सकता है, पहला पॉइंट, कि हमें जोन के अंदर गोल्डन क्रॉसओवर मिले। कौन से जोन पे मिले, आप चाहो तो लोकेशन पे मिले तब भी फाइन है, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे मिले तब भी चलेगा। ठीक है। तो गोल्डन क्रॉसओवर मिलता है जोन के अंदर, या फिर ईएमए 20 या फिर 50 मिले हमें जोन के अंदर, तो ये एक और बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप होगा हमारा। यहां तक क्लियर है गाइस। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए हैं सारे। और देखो प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कल हो सकता है मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो 60-40 है क्लास का वैसे भी। ठीक है, बट आई विल इन्फॉर्म यू प्रायर। ठीक है।
मेरे बाहर से कुछ ट्रेडर्स दोस्त आ रहे हैं, तो होपफुली अगर हमारी मीटिंग्स हुई, ठीक है, तो वो 2 आवर्स के आसपास की है इवनिंग में। तो थोड़ा सा मुझे टाइम को शिफ्ट करना पड़ेगा। वैसे संडे है, तो हो सकता है कि अगर शाम की हुई तो लेट क्लासेस ले लेंगे 7 to 8 के आसपास, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ लगता है कि 8 बजे से रखी जाएगी, तो मैं 4 क्लासेस में 4 4 बजे अपन फाइन रहेंगे ठीक है। आई विल अपडेट यू अराउंड 12, बिटवीन 12 to 1, ठीक है गाइस। क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में जब तक आप अपनी नॉलेज, अपने साथ के बंदे जो आपसे भी एक्सपीरियंस्ड है या कम एक्सपीरियंस, उनके साथ में बैठोगे नहीं, तो आपकी साइकोलॉजी, हमें चेक करना क्या होता है मीटिंग्स में, कि आप कैसा सोच रहे हो, मैं कैसा सोच रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो चीज मैंने नहीं पकड़ी, किसी अदर कैंडिडेट ने पकड़ रखी हो मार्केट में, राइट और रॉन्ग। तो वही सब चीजें हैं। तो ये ग्रुप भी तो इसलिए बनते हैं ना, कि आप लोग सब डिस्कस करो कि यार मैं इस स्टॉक्स में ऐसा सोच रहा हूँ, आप कैसा सोच रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी। अब जो मैंने EMA 20 का बताया है, गोल्डन क्रॉसओवर, मैंने क्या बोला, या तो लोकेशन, या तो जहां भी, एक तो प्रभात आप बहुत कंफ्यूज भी होते हो और सभी स्टूडेंट्स को देखा है, लोकेशंस का मतलब क्या है, कि जहां हम जोन को मार्क कर रहे हैं, और एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है, जहां हम ट्रेड ले रहे हैं। तो मैंने बोला आइदर लोकेशन और एग्जीक्यूशन, कहीं भी मिले वो मेरे लिए बेस्ट है, बस। इसलिए तो मैं लोकेशन और एग्जीक्यूशन बोलता हूँ। कि मान लीजिए मेट्रोपोलिस में कहाँ मिला मुझे, अब मान लीजिए मैंने वीकली इनकम ट्रेड कर रहा था, वीकली की कहाँ हुई थी मेरे पास में, जैसे मान लीजिए ये, ठीक है, ये ट्रेड ऐसे थी, ये मेरी वीकली की क्या थी, लोकेशन। अब EMA 20 कहाँ मिला मुझे, लोकेशन पे। तो मैंने यही चीज लिखी, आइदर लोकेशन या एग्जीक्यूशन, EMA 20 मिले, 50 मिले, गोल्डन क्रॉस और मिले, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। वहीं सप्लाई जोन की बात करूं मैं, अगर सप्लाई जोन के केस में, अगर किसी सप्लाई जोन को आपने मार्क किया, ठीक है, वहां अगर आपको डेथ क्रॉस ओवर मिल रहा है, ठीक है, और उसके साथ में EMA 20 या EMA 50 मिल रही है, तो वो सप्लाई जोन पावरफुल हो जाएगा, सिंपल। समझ में आया? किसी को डाउट है तो यू कैन। समझ में आया? सबको समझ में आया? मुझे किसी सिंगल कैंडिडेट को नहीं समझाना। आई नीड द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, रिकॉर्डिंग देखोगे, मेक श्योर नोट्स बनाओगे, प्रैक्टिस कर लेना, गारंटी है समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत पावरफुल टूल्स है, ठीक है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देता हूँ फिर भी आपको, ठीक है। इसको हम ट्रेड स्कोर देने काम में आएंगे। अब मान लीजिए जो हम ट्रेड स्कोर दे रहे थे यहाँ तक, ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रेड स्कोर ऐड कर लो, इफ जोन हैज, ठीक है। जोन का मतलब क्या हो गया, लोकेशन और एग्जीक्यूशन दोनों। देखो यहाँ पे जोन का मतलब क्या है, तो ऐसे नहीं कि बार बार में आप पूछो कि सर एग्जीक्यूशन या जोन, ठीक है। इफ जोन हैज गोल्डन क्रॉसओवर, या फिर EMA 20 या 50 का सपोर्ट, आप उसको एक ट्रेड स्कोर एक्स्ट्रा दे लो, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को बेस्ट बनाने के लिए। और आप देख के देखोगे, आपको खुद को रिजल्ट मिलेंगे। आप चाहे ये जोन, ये तो लेटेस्ट जोन है। अब कभी कभी देखो, आपको डेली पे ऐसे जोन मिलेंगे जिसने किसी सप्लाई जोन को तोड़ा हो, वहां पे भी EMA 20 का यूज करके देखना, गारंटी है डेट 1 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट क्लोजिंग कॉन्सेप्ट सबसे मेन कॉन्सेप्ट है इनका। अब देखो कहीं भी उठा के देख लो, जैसे मान लीजिए कोई कॉमोडिटी, अभी इन्फोसिस का चार्ट मैंने खोला था, अब मान लीजिए कि इसकी क्लोजिंग होती है और EMA 20 यहाँ पे आता है, तो भले ही कैंडल्स का ये छोटा सा जोन होगा, बट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से और साथ में सपोर्ट मिला, तो ये प्राइस यहाँ से भी शूट ले जाएगी। क्यों? मैं प्राइस की साइकोलॉजी ये तो समझ रहा हूँ कि प्राइस जैसे EMA 20 पे क्लोज हो रही है, टकरा रही है, तो ऊपर ही जा रही है, तो आगे तक भी तो ऊपर जाएगी। कब तक जाएगी? जब तक इसको कोई क्वालिटी का सप्लाई जोन नहीं मिल जाता, तब तक प्राइस को खींच के लेके जाएगा ये। और अभी तो मंथली पे EMA 20 पे और क्लोज हो रहा है, तो उसके चल देखो, जैसे देखो सबसे बेस्ट काम करता है वैसे वीकली और क्या नाम है डेली पे, तो बहुत जबरदस्त। जैसे क्लोजिंग स्टार्ट होती है ना, ग्रीन ग्रीन, आप प्रैक्टिस करो चार्ट पे, क्या पहली बार कितनी बार हुआ है, पास्ट का डेटा को देखोगे तभी तो कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, कि पहले हुआ है क्या, हाँ हुआ है, पहले डाउन लेके आया, हाँ लेके आया, तो पहले ऐसे हुआ, हाँ देखो। बट हमें क्या लेना है, डिमांड जोन के साथ में यूज। बाकी जब एक्सपीरियंस होगा तब डिस्कस करना मेरे साथ में, क्या पता कुछ लेवल आपसे मैं सीखूं। ठीक है, इस होपफुली आपको ये सेशन खत्म समझ में आया होगा। आज का सेशन हम यही यहीं पे एंड अप करेंगे। सेकंड थिंग्स,
अब कुछ बचा नहीं है कोर्स में, एक दो क्लासेस हैं जो थोड़ा सा रिफाइन भी होगी, और कुछ एक दो छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा था मैं आपको कि हमें ट्रेड स्कोर देने का काम आता है बेसिकली मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। देखो, मूविंग एवरेज वर्क परफेक्टली इन द ट्रेडिंग मार्केट। ट्रेंडिंग मार्केट का मतलब होता है जब सब चीज मार्केट में अप चल रही हो, ठीक है। सो वी विल लुक फॉर दिस सेटअप एज यूजर, वी आर नॉट ओनली गोइंग टू यूज ईएमए एज एडेड दी ट्रेड स्कोर, ठीक है। सिर्फ ट्रेड स्कोर को यूज करने के लिए हम ईएमए को यूज कर रहे हैं, साथ में अगर हमारे जोन के साथ में मिल रहा है तो हमें एक बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप दे रहा है, चाहे वो जोन में ट्रैवल कर रहा हो। ट्रैवल का मतलब कि जोन के अंदर हो या फिर जोन में गोल्डन क्रॉस ओवर हो, ठीक है। हमें बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। प्रिफर करना आप वीकली और डेली पे, अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे एज पर माई एक्सपीरियंस, ठीक है। हमेशा जब भी प्राइस किसी सेलिंग एरिया को अप्रोच करे, देखो आने का तरीका, ये आने का तरीका ही आपकी साइकोलॉजी को डेवलप करेगा, ठीक है। सो आई होप कि ऑलमोस्ट सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, जो आप पूछते हो ना ग्रुप में, सर आप स्टॉक्स कैसे उड़ाते हो, वो सारे रीजन यही थे आज। नहीं, ये तो कंफर्मेशन एंट्री है ही नहीं, मैंने कहा आज नाम ही नहीं लिया कंफर्मेशन एंट्री का तो। अभी तो रुको, अभी तो पत्ते खुल रहे हैं सर, ठीक है। अभी तो पत्ते, वो कहते हैं ना कि हर पत्ते का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट होता है खोलने का। काश पत्ते के अंदर सबसे पहले कोई भी किंग नहीं फेंकता, ना कोई इक्का फेंकता है। हाँ, वो कंफर्मेशन एंट्री भी छोटा सा ही पॉइंट है, विद इन 15 मिनट समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये समझ में आ गया ना, क्योंकि घूम फिर के मैं पता है क्या बोलूंगा आपको, पता है अभी आप बोलोगे सर क्या बोलोगे, एक ही पॉइंट बोलता हूं मैं, बस। क्योंकि इस शब्द पे पूरी ट्रेडिंग टिकी है। बट क्या है कि मैंने क्या बोला था, तरीका, मैं इधर से आपको लेके जाऊं, इधर से आपको लेके जाऊं, ऐसे लेके जाऊं, बट लेके तो जाना पड़ेगा ना एक बार तो। वरना क्या होगा कि मान लीजिए अगर मैंने टॉपिक नहीं पढ़ाया, कहीं और से पढ़ लोगे तो आप कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में मिक्स कर दोगे, राइट। तो मैं वो चीज चाहता नहीं हूँ, इसलिए आई नो वेरी वेल कि कब कौन सी चीज डिलीवरी देनी है, ठीक है। तो कंफर्मेशन एंट्री भी होपफुली हो जाएगी आपकी, ठीक है। जो जो काम की चीज है ना वो मैं सब पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा, अलर्ट लगाना बताओ ना, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई स्टॉक्स देख रहे थे हम, जैसे आप मान लीजिए ये ले लीजिए इन्फोसिस चार्ट की, मुझे इस पॉइंट पे बाय करना है, बाय हैव 1476, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट पी ऐसे कर लो, ठीक है। शॉर्टकट पे जा सकते हो, या भी आप आता है ऐड टू प्राइस अलर्ट, क्लिक करो, ठीक है। अगर मान लो आपको बाय करना है, कौन सी रेंज में करना है, 1476, अगर आप 1476 लगाओगे तो प्राइस तो आके चली जाएगी, तो यानी कि इंडिकेशन कब मिलना चाहिए आपको, पहले। तो आप लगाओ 1480, क्योंकि पहले 80 आएगा तभी 76 आएगा, या फिर लगाओ 4085, ताकि आप ट्रेड में अलर्ट रहो, और मैसेज में लिख दो ऑल द सेटअप आर गुड, ताकि आपको देखना ना पड़े, वी कैन गो अग्रेसिव ट्रेडिंग, ताकि आपको पता लगे कि मुझे टारगेट कितना लेना है। उसको कर दो ऐड। अब जैसे ही प्राइस 1485 के आसपास आएगी, आपके पास में अलर्ट आ जाएगा, मोबाइल पे नहीं आएगा, लाइव रहना पड़ेगा। मोबाइल नोटिफिकेशन के लिए यू कैन टॉक टू द शेर खान टीम, बट मेरे को नहीं लगता कि दे सेंड दी नोटिफिकेशन, क्योंकि फ्री में इतना सब कुछ दे रहे हैं, वही बड़ी बात है। ट्रेडिंग व्यू देता है शायद, आई डोंट नो चार्जेबल है या नहीं है, बिकॉज आई डोंट यूज द नोटिफिकेशन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई कैरी माई फोन, या सिस्टम के सामने रहूंगा, लैपटॉप या टैब के साथ में रहता रहता हूँ, इनके बिना तो मान लो जिंदगी नहीं है मेरी। तो एनी टाइम वो जब तक मार्केट ऑन है ना, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कभी मैं सो भी रहा हूँ किसी भी रीजन से, या कोई बुखार है ना, तो मार्केट चलता रहेगा, ताकि गलती से आंख खुल जाए तो वो सामने चार्ट, वो क्या ना एडिक्ट, वो वाला सीन है, ठीक है। तो ये प्राइस आपका अलर्ट का सिस्टम रहेगा, बाकी मोबाइल के अंदर भी शायद ऑप्शंस आता है, तो आप चेक कर लेना नोटिफिकेशन में, शेर खान में जाके, तो वहां अगर आप देखोगे तो वहां भी शायद मिल सकता है। अब वहां पे काम करता है नहीं करता वो मुझे पता नहीं है, बट यस डेस्कटॉप पे जरूर काम करता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे तो कॉन्टैक्ट टू द शेर खान टीम, उनसे पूछ लेना, दे विल सपोर्ट यू, आफ्टर ऑल यू आर कस्टमर टू द शेर खान, ठीक है गाइस। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन, एंड आपने आज पता लग गया होगा कि मेरे स्टॉक्स के उड़ाने का रीजन क्या है, ठीक है। एंड मैं कभी कोई कोई स्टॉक्स रिकमेंड करता नहीं हूँ, उसमें सिर्फ अपनी रिसर्च शेयर करता हूँ, व्हाट आई थिंक अबाउट द स्टॉक मार्केट एंड व्हाट आई थिंक अबाउट द स्टॉक्स एज वेल। सो अब आपको समझना है, क्योंकि जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है।
सब कुछ बुक्ड है, हाईवेज रेडी, कार आपके पास में आ गई है, कीज आपको सबमिट कर दी जाएगी आने वाले 2-3 सेशन में। अब ड्राइव कैसे करते हो टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है। सो अगर अपनी ड्राइविंग को बेस्ट बनाना इन द स्टॉक मार्केट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कहते हैं ना कि जो बंदा छोटी छोटी गलियों में गाड़ी चला सकता है ना, वो कहीं भी गाड़ी चला सकता है। तो सेम, जो बंदा चार्ट पे अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में टिका रह सकता है। सो मेक प्रैक्टिस, मेक परफेक्ट। ठीक है गाइस, टिल देन टेक केयर एंड बाय एंड गुड नाइट, हैप्पी सैटरडे। टेक केयर एंड बाय एंड गुड नाइट।